क्या हाल है मेरे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत जबरदस्त जा रही होगी और अटेम्प्ट में ज्यादा टाइम बचा भी नहीं है। तो हम लोगों ने कैपिटल गेन स्टार्ट किया था। तो कैपिटल गेन के अंदर हम लोगों ने काफी सारा पोर्शन जो है कंप्लीट कर लिया था, थोड़ा सा पोर्शन जो है अब पेंडिंग बचा है कैपिटल गेन के अंदर। तो आज इस वाले पार्ट के अंदर हम वो सारा बचा हुआ पोर्शन भी कंप्लीट कर लेंगे। तो उसमें जाने से पहले हम लोग फटाफट से जो अब तक पढ़ा है वो रिवाइज कर लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, क्विकली हम उस चीजों को रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने चार्जिंग सेक्शन पढ़ा था। तो चार्जिंग सेक्शन क्या कहता है कि अगर कोई भी कैपिटल एसेट ट्रांसफर हुआ है किसी प्रीवियस ईयर के अंदर, तो जो गेन आए हैं वो उसी प्रीवियस ईयर के अंदर टैक्सेबल हो जाएंगे। उसके बाद हमने ट्रांसफर की डेफिनेशन देखी थी। तो ट्रांसफर के अंदर क्या क्या आता है, तो सेल, एक्सचेंज, रेलिंक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट, कंपल्सरी एक्विजिशन, कन्वर्जन, मैच्योरिटी, पार्ट परफॉर्मेंस या ट्रांजेक्शन इनेबलिंग इंजॉयमेंट ऑफ अ प्रॉपर्टी, जैसे कि कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर शेयर्स मिल गए वो। तो वो सब की सब चीजें ट्रांसफर के अंदर आती है। फिर हमने सेक्शन 47 पढ़ा था। सेक्शन 47 क्या कहता है कि कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन है जो कि ट्रांसफर नहीं माने जाएंगे। जैसे अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट हुआ है पार्टीशन ऑफ एचयूएफ की वजह से, चाहे पार्टीशन टोटल हो, फुल पार्टीशन हो या चाहे पार्शियल पार्टीशन हो, तो उस केस के अंदर जो है कैपिटल गेन नहीं लगेगा, बिकॉज ट्रांसफर नहीं माने जाएंगे। अगर कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर हुआ है गिफ्ट, विल या इरेवोकेबल ट्रस्ट की वजह से, तो वो भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। अगर कोई होल्डिंग कंपनी जो कि पेरेंट कंपनी है, वो अपनी 100% होली ओन्ड इंडियन सब्सिडरी कंपनी को कोई एसेट देती है, तो वो भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। और अगर कोई 100% होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी अपनी इंडियन पेरेंट होल्डिंग कंपनी को एसेट देती है, तो वो भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। बट ये एग्जेम्पशन स्टॉक इन ट्रेड के अंदर नहीं लगेगी। फिर अगर कोई अमेलगमेशन होता है, तो अमेलगमेशन की वजह से कोई अमेलगमेटेड कंपनी को एसेट देती है, तो वो भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। जैसे कि ए और बी का अमेलगमेशन होकर सी बना, तो सी ए और बी जो है अमेलगमेटिंग कंपनी हो गई और सी जो होगी अमेलगमेटेड कंपनी हो गई। इस वजह से अगर शेयर्स भी ट्रांसफर हुई हैं तो वो भी ट्रांसफर नहीं माने जाएंगे शेयर होल्डर के लिए। अगर कोई डीमर्जर हुआ है, डीमर्जर इन द सेंस कि अगर रिलायंस इंडस्ट्री जो है उसका डीमर्जर हुआ और उससे जियो बनी, तो ये डीमर्ज कंपनी हो गई और ये रिजल्टिंग कंपनी हो गई। तो डीमर्जर हुआ है यानी कि उस केस में भी एसेट जो है उसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। और डीमर्जर की वजह से अगर शेयर होल्डर्स को भी अगर रिजल्टिंग कंपनी के शेयर्स मिले तो वो भी नहीं माने जाएंगे ट्रांसफर। फिर अगर कोई रिडम्पशन हुआ है एसजीबी का, तो हमने देखा था इंडिविजुअल के केस के अंदर ये कैपिटल गेन नहीं माना जाता है, बिकॉज ये ट्रांसफर नहीं माना जाता। अगर कोई कन्वर्जन हुआ है गोल्ड का ईजीआर के अंदर या ईजीआर का गोल्ड के अंदर, तो वो भी कैपिटल गेन नहीं माना जाएगा वहां पे भी। अगर कोई किसी ने कन्वर्टेबल बॉन्ड्स डिबेंचर्स इशू करे हैं जो कि शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं और फिर वो कन्वर्जन हो गया है, चाहे प्रेफरेंस शेयर्स में हुआ हो चाहे इक्विटी शेयर्स में हुआ हो, तो वो कन्वर्जन भी कैपिटल गेन नहीं माना जाएगा। अगर प्रेफरेंस शेयर्स का कन्वर्जन हुआ है इक्विटी शेयर्स के अंदर, तो वो भी कैपिटल गेन नहीं वहां पे लगेगा, बिकॉज ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। अगर कोई वर्क ऑफ आर्ट, साइंटिफिक वर्क या आर्कोलॉजिकल या मैन्युस्क्रिप्ट या कुछ भी ऐसी चीजें जो इसमें है, किसी गवर्नमेंट को, यूनिवर्सिटी को, नेशनल म्यूजियम को या पब्लिक नोटिफाइड म्यूजियम को ट्रांसफर करता है, तो उस केस में भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। अगर कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर करता है नोटिफाइड रिवर्स मोटिव स्कीम के अंदर, तो वो भी नहीं माना जाएगा। तो ये सारी चीजों में कैपिटल गेन जो है नहीं लगेगा, बिकॉज ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। पर ये एसेट जो है वो कैपिटल एसेट्स है, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने कैपिटल एसेट की डेफिनेशन देखी थी। तो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन के अंदर कोई भी एसएससी की प्रॉपर्टी है सारी कैपिटल एसेट मानी जाती है, मूवेबल हो, इमूवेबल हो, टेंजिबल हो, इंटेंजिबल हो। अगर एफआईआई के पास जो सिक्योरिटीज है वो भी कैपिटल एसेट मानी जाती है। और जो यूलिप है अगर वो एग्जाम नहीं है 10D के अंदर, तो वो भी कैपिटल एसेट माने जाते हैं। लेकिन कैपिटल एसेट से कुछ चीजें हटा दी गई। तो क्या हटा दी गई? स्टॉक इन ट्रेड। क्यों? क्योंकि ये पीजीबीपी के अंदर टैक्स हो जाएगा। कोई भी पर्सनल मूवेबल इफेक्ट है वो भी कैपिटल गेन से हटा दिए गए। लेकिन पर्सनल मूवेबल इफेक्ट के अंदर ये चीजें नहीं आएगी, यानी कि इन चीजों के ऊपर कैपिटल गेन लगेगा, क्योंकि ये कैपिटल एसेट ही मानी जाएगी। ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, एनी वर्क ऑफ आर्ट। फिर कोई भी रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है जो इंडिया के अंदर है, तो वो भी माना जाएगा, कैपिटल एसेट नहीं है। स्पेसिफाइड बॉन्ड्स, स्पेशल बियरर बॉन्ड या गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स, ये सब भी कैपिटल एसेट नहीं माने जाएंगे। फिर हमने देखा था कि पर्सनल मूवेबल इफेक्ट के अंदर कुछ भी आ सकता है, मोटर कार, फ्रिज, टीवी, मोबाइल फोन, वॉचेस एक्सेट्रा। नेचर ऑफ एसेट डिपेंड करता है एसएससी कौन है। अगर उसका स्टॉक है
तो वो एसेट स्टॉक इन ट्रेड बन जाएगा, लेकिन किसी दूसरे एसएससी के लिए वो कैपिटल एसेट बन जाएगा। ज्वेलरी के अंदर ऑर्नामेंट्स आते हैं कोई भी प्रेशियस मेटल से बने हुए, गोल्ड सिल्वर से, लेकिन कोई भी अगर सिल्वर यूटेंसिल्स है तो उसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। फिर हमने देखा था रूरल एग्रीकल्चरल लैंड की डेफिनेशन क्या होती है। तो वो लैंड होते हैं जो अर्बन लैंड नहीं होते। तो अर्बन लैंड की डेफिनेशन क्या होती है? तो वो लैंड जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है और जिसका कोई खुद का कैंटोनमेंट बोर्ड है या म्यूनिसिपैलिटी है। लेकिन सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती है बात। अगर कोई ऐसा लैंड है जो अर्बन में आ गया, तो उसके रेडियस का 2 किलोमीटर के रेडियस में हम देखेंगे कि पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है, लेकिन अप टू 1 लाख है, तो वो भी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड में आएगा। उसके अलावा उसके इस वाले से हम 6 किलोमीटर के रेडियस में देखेंगे कि पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है, लेकिन अप टू 10 लाख है, तो वो भी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड के अंदर आएगा। और इससे 8 किलोमीटर तक के रेडियस में हम देखेंगे कि कोई भी अगर 10 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन है उस लैंड की, तो वो भी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड में आएगा। तो उस चीज के लिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था। आप ये एग्जांपल पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर हमने देखा था कि हम कैपिटल एसेट को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, या तो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में डिवाइड क्यों करते हैं? बिकॉज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स के ऊपर जो गेन आता है उस पर टैक्स रेट्स अलग लगती है, लॉन्ग टर्म के ऊपर जो गेन आता है उसके ऊपर टैक्स रेट जो है अलग लगती है। तो उसके लिए हमने 23 जुलाई का जो है रेलिवेंस वो देखा था कि क्या रेलिवेंस है। तो 23 जुलाई से पहले क्या होता था कि ये सारे एसेट्स यूनिट्स को छोड़ते हैं, यानी कि कोई भी लिस्टेड सिक्योरिटी है, कोई भी यूनिट्स ऑफ यूटीआई है, या फिर म्यूचुअल फंड के कोई यूनिट्स है, या जीरो कूपन बॉन्ड के यूनिट्स है, तो अगर उनकी होल्डिंग 12 मंथ या उससे कम है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट आएंगे, लेकिन ज्यादा है तो फिर वो एलटीसीए बन जाएंगे, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। 23 जुलाई के बाद भी सेम है, लेकिन इसमें से यूनिट वर्ड यहां से हटा दिया, यानी कि अब सारी यूनिट्स जो है इसी के अंदर आ जाएगी। 12 मंथ से ज्यादा है तो एलटीसीए, 12 मंथ से कम है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। उसके अलावा 23 जुलाई से पहले इमूवेबल प्रॉपर्टी या कोई भी अनलिस्टेड शेयर्स जो है, अगर वो 24 मंथ से कम होल्ड कर रखे हैं, 24 मंथ तक होल्ड कर रखे हैं, तो शॉर्ट टर्म, नहीं तो लॉन्ग टर्म। और इन सबको छोड़ के, यानी कि डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या कोई भी अदर कैपिटल एसेट जैसे कि ज्वेलरी हो गई, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, तो उसके अंदर हम एलटीसीए 36 मंथ्स के बाद देखते थे कि 36 मंथ से ज्यादा होल्ड कर रखा है तो एलटीसीए, वरना शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है एसटीसीए। लेकिन 23 जुलाई के बाद क्या हुआ? 23 जुलाई के बाद 12 मंथ रूल वाला तो है, तो ये जितने भी है ये सारे तो 12 मंथ ही देखे जाएंगे, लेकिन साथ में यूनिट्स भी इसमें आ गई। और इन सबको छोड़ के कोई भी कैपिटल एसेट है तो वो 24 मंथ से ज्यादा होल्ड कर रखा है तो शॉर्ट लॉन्ग टर्म बन जाएगा, यानी कि इसमें सारा कवर हो गया ये वाला पोर्शन। तो इतना हमने देखा था, ये हम इसके रेलिवेंस हमने जानी थी कि हमें क्यों देखना है। उसके बाद ये नोट है, मैंने कहा था कि ये नोट हम बाद में देखेंगे, तो अभी भी हम बाद में देखेंगे। अब उसके बाद हमने टैक्स रेट्स देखी थी कि लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के ऊपर क्या टैक्स रेट लगती है। तो सेक्शन 112A जो है वो कुछ स्पेसिफाइड एसेट्स की बात करता है, जो कि सिक्योरिटीज ही है, कि वो कहता है कि ये इक्विटी शेयर्स या फिर कोई भी इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या फिर कोई भी बिजनेस ट्रस्ट, इनके ऊपर जो है 112A बताएगा कि टैक्स रेट क्या लगेगी। तो 112A बताता है कि इनके ऊपर टैक्स रेट जो है 10% या 12.5% लगेगी जब भी वो ट्रांसफर हुए हैं। लेकिन इसके अंदर कुछ और भी केसेस थे। पहला चीज ये कि 1,25,000 तक तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, यानी कि उसके ऊपर है टैक्स रेट लगेगा। साथ में आपको शेयर्स के केस में एसटीटी पे करना जरूरी है, एक्विजिशन पे भी, ट्रांसफर पे भी, लेकिन यूनिट्स के केस में सिर्फ ट्रांसफर के ऊपर, यानी कि जब आप सेल कर रहे हो तब एसटीटी पे करना जरूरी है। उसके अलावा हमने कुछ और चीजें देखी थी। हमने देखा था इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। इंडेक्सेशन क्या होता है वो हमने जान लिया था। कोई भी अगर आपकी अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट पड़ी है, यानी कि जैसे 2.5 लाख हो गई इंडिविजुअल के केस में या एचएफ के केस में, और बाकी अगर आपने 115 बीएससी ऑप्ट कर रखा है तो 3 लाख हो गई, तो सबसे पहले आपकी जो बाकी अदर इनकम है उससे आप उसको एग्जॉस्ट करोगे। लेकिन उसके अलावा तब भी बच गई तो फिर आप 112A के अंदर जो है इनकम्स उनसे भी एग्जॉस्ट कर सकते हो। सबसे पहले 1,25,000 और उसके ऊपर जितनी है वो अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से खत्म होगी, उसके ऊपर जो बचेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। चैप्टर 6A का डिडक्शन जो है वो इन पे नहीं मिलेगा, रिबेट नहीं मिलेगा। और फिर एक हमने ग्रैंडफादरिंग रूल देखा था कि जो 2018 से पहले की सिक्योरिटीज है उनकी सीओए कैसे डिटरमाइन की जाएगी। तो उनकी सीओए के लिए हम सबसे पहले देखेंगे
कि 31 जनवरी को वो जो एसेट है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू या फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितनी है। जो जो भी इसमें आएगा उसका लोअर लेंगे और उसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल कॉस्ट से, और जो हायर होगा वो बन जाएगा सीओए। उसके लिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था, आप ये एग्जांपल दे सकते हो। फिर सेक्शन 111A, सेक्शन 111A के अंदर भी सेक्शन 112A की ही जो एसेट्स है वही कवर होती है, बट अगर वो शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म है यानी कि 12 मंथ या उससे कम होल्ड कर रखी है, तो उसके ऊपर जो टैक्स रेट लगेगा वो कैसे लगेगा। तो 23 जुलाई से पहले तक 15%, उसके बाद 20%। एसटीटी जो है वो पे होना जरूरी है सेल पे, यानी कि एक्विजिशन के टाइम पे अगर एसटीटी पे नहीं भी किया तब भी ये वाला जो टैक्स है आपको मिल जाएगा बेनिफिट। इसमें भी आप अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जाम्पशन को एग्जॉस्ट कर सकते हो, और चैप्टर 6A की जो डिडक्शन है वो इसमें से नहीं मिलेगी। यानी कि अगर आपके पास मान लो इसमें डिडक्शन बच भी गई है कुछ, ऐसे सपोज इफ आपके पास अमाउंट है जो बची हुई है जो आप यूज कर सकते हो, लेकिन आपके पास यही वाली जो है इनकम पड़ी है, तो आप अपनी टोटल इनकम को यानी कि ग्रॉस टोटल इनकम में से इस डिडक्शन को माइनस नहीं कर सकते। फिर हमने सेक्शन 112 देखा था। 112 उन स्पेसिफाइड एसेट्स को छोड़ के जो भी एसेट्स है अगर वो लॉन्ग टर्म बनती है तो उनके ऊपर क्या टैक्स रेट लगेगी। तो इसमें भी अगेन क्या है, 23 जुलाई से पहले अलग था, 23 जुलाई के बाद अलग हो गया। तो कोई भी अनलिस्टेड शेयर्स है या शेयर्स ऑफ क्लोजली हेल्ड कंपनी है, तो उस केस में हमारे को एसएससी देखना है कौन सा है, कोई नॉन रेजिडेंट एसएससी है या फॉरेन कंपनी है, तो 10% की टैक्स रेट लगेगी विदाउट इंडेक्सेशन। लेकिन अगर बाकी एसएससीज है कोई भी, जैसे रेजिडेंट हो गया, तो 10% की टैक्स रेट लगेगी, लेकिन इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिल जाएगा। इंडेक्सेशन क्या होता है वो हमने देखा था। उसके अलावा कोई भी लिस्टेड सिक्योरिटी जो ऊपर कवर नहीं है 112A के अंदर, जैसे 112A के अंदर डेबेंचर्स कवर नहीं है, तो डेबेंचर्स के केस में कोई भी एसएससी हो, हमारे को ऑप्शन है कि 10% पे हम टैक्स दे सकते हैं लेकिन इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं ले सकते, या 20% पे लेकिन इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। और सिक्योरिटीज को छोड़ के कोई भी अगर एसेट्स है, इमूवेबल मूवेबल कुछ भी एसेट्स है, तो 20% विद इंडेक्सेशन लॉन्ग टर्म के केस में। अगर ट्रांसफर आफ्टर 23 जुलाई हुआ है तो 23 जुलाई के बाद इंडेक्सेशन हट गया। लेकिन लैंड और बिल्डिंग के केस में हमारे को एक ऑप्शन दे दिया कि अगर आपने एक्वायर पहले कर रखा है 23 जुलाई से पहले, तो आपके पास ऑप्शन है आप इंडेक्सेशन पे भी टैक्स दे सकते हो। इसलिए अगर लैंड और बिल्डिंग एक्वायर्ड करी है 23 जुलाई से पहले, तो रेजिडेंट इंडिविजुअल या एचएफ के पास क्या ऑप्शन है कि वो 12.5% या 20% विद इंडेक्सेशन लेके टैक्स दे सकते हैं। 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन, 20% विद इंडेक्सेशन। बट ये सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल या एचएफ को ही बेनिफिट मिला है। अगर लैंड और बिल्डिंग एक्वायर ही करी है 23 जुलाई के बाद, तो कोई ऑप्शन नहीं है, 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन ही टैक्स देना पड़ेगा। कोई भी अदर एसेट्स है तो 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन, लेकिन सिक्योरिटीज के केस में जो अनलिस्टेड है और नॉन रेजिडेंट ने खरीदी हुई है, यानी कि नॉन रेजिडेंट एसएससी है, तो उनको करेंसी फ्लक्चुएशन का भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। करेंसी फ्लक्चुएशन इन द सेंस कि जैसे अगर मान लो उसने खरीदी किसी एक पर्टिकुलर रेट पे जब डॉलर की रेट चल रही थी रुपीज के कंपैरिजन में, और उसके बाद जो है डॉलर की रेट चेंज हो गई, तो करेंसी फ्लक्चुएशन में अगर उसको लॉस आया है तो वो वाला बेनिफिट भी उसको अब वो यूटिलाइज नहीं कर सकता, यानी कि उसको उस टाइम पे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना है, बेचने के टाइम पे वापस इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना है, और जो भी चीज होगी वो वैसे चलेगा। इसमें भी सिमिलर है कि बेसिक एग्जाम्पशन जो अनएग्जॉस्टेड रह गई है आप एग्जाम्प्ट उसको यू सेट ऑफ कर सकते हो, और चैप्टर 6A का डिडक्शन नहीं मिलेगा। एक एग्जांपल था, ये आप एग्जांपल देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अगर एसटीसीजी है तो फिर स्लैब रेट लगेगी, तो स्लैब रेट के ऊपर जो भी जैसे प्रोविजंस एप्लीकेबल है वो सारे इस पे लग जाएंगे। ये हमने पढ़ा था, समरी ऑफ टैक्स है, आप ये देख सकते हो। फिर हम लोग आए थे कंपटीशन पे कि अब हमने टैक्स रेट भी देख ली, सब कुछ देख लिया, लेकिन कैपिटल गेन कैसे निकलेगा। तो कैपिटल गेन निकालने के लिए सबसे पहले हमारे को लेना है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लिया, उसमें से जो भी ट्रांसफर एक्सपेंसेस के खर्चे हैं, मतलब ट्रांसफर के रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं वो सारे माइनस कर दिए, तो नेट कंसिडरेशन आ जाएगा। नेट कंसिडरेशन में से आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जो है वो माइनस कर सकते हो। अब आपने एसेट को क्लासिफाई कर लिया, तो अगर एसेट शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है तो उस हिसाब से आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। सीओएसए और सीओआई के अंदर
अगर कोई भी आपने पहले इंटरेस्ट रिलेटेड कोई भी डिडक्शन क्लेम कर लिया जैसे 24B के अंदर या 80E या 80EA के अंदर, तो वो इसके अंदर आप इंक्लूड नहीं कर सकते हो। जो भी एसटीटी पे किया है चाहे ट्रांसफर के टाइम पे या चाहे एक्विजिशन के टाइम पे, वो भी आप इधर से माइनस नहीं कर सकते। फिर प्रोविजो दिया था। प्रोविजो क्या दिया था? सबसे पहला प्रोविजो हमने पढ़ा था कि इंडेक्सेशन मिलेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के अंदर, यानी कि अगर कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिल जाएगा, यानी कि आपकी जो कॉस्ट है, जो पुरानी कॉस्ट है, आप उसको एट पार ला सकते हो आज की कॉस्ट के हिसाब से। लेकिन ये जो प्रोविजन है ये 23 जुलाई के बाद से नहीं मिलेगा। तो इंडेक्सेशन कैसे हमने कंप्यूट करनी है? जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है मल्टीप्लाई करना है जो इंडेक्स में वैल्यू दे रखी है उस प्रीवियस ईयर की जब ट्रांसफर किया डिवाइडेड बाय जब आपने खरीदा था। लेकिन अगर 1/4/2001 से पहले का खरीदा हुआ है तो आप उसका इंडेक्सेशन लोगे 1/4/2001 का, बिकॉज हमने देखा था कि हमें कॉस्ट या एफएमवी लेनी है विच एवर इज हायर। अगर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है तो वो भी सिमिलर चलेगा, लेकिन उसमें हमने ये देखा था कि 1/4/2001 से पहले वाली सारी जो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है वो इग्नोर करनी है। इस वजह से ये वाली लाइन उसमें नहीं दे रखी है। ये कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दिया हुआ है। इसमें मैंने कहा था कि आप जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में एप्लीकेबल है वो वाला पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो, प्लस 2001 और 02 वाला याद रख सकते हो। तो ये याद रखना भी आसान है। ये तो 100 ही है और ये 363 है। बाकी अगर कोई भी होगा तो आपको एग्जाम में दिया जाएगा, लेकिन आपको डिफरेंट डिफरेंट दे सकते हैं। जैसे अगर आपको एप्लीकेबल है एक क्वेश्चन के पर्पस के लिए 2021 वाला, लेकिन आपको साथ में 2019 और 2020 वाला भी मिल सकता है, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको कौन सा लगाना है। स्पेशल नोट में हमने ये सारा कंबाइन कर दिया था कि कहाँ का इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले तो हमने यही वाला रूल पढ़ लिया कि कोई भी ट्रांसफर जो हुआ है 23 जुलाई के बाद उसमें नहीं मिलेगा, एलटीसीजी के अंदर नहीं मिलेगा। उसके अलावा हमने पढ़ा था बॉन्ड्स और डिबेंचर में भी नहीं मिलेंगे, लेकिन उसकी कुछ एक्सेप्शन थी और ये अभी हमने छोड़ दिया था, तो ये आज हम कवर करेंगे। फिर फर्स्ट प्रोविजो क्या कहता है? ये एक बेनिफिट मिला है नॉन रेजिडेंट को कि वो जो अपना कैपिटल गेन है डायरेक्टली सबसे पहले फॉरेन करेंसी में निकाल ले और फिर बाद में उसको कन्वर्ट कर ले। तो कैसे कन्वर्ट होगा वो यहाँ पे हमने देखा था। ये थोड़ा एग्जाम पर्पज के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, पर आप रीड कर सकते हो। 2 नंबर का कोई क्वेश्चन आपका कैलकुलेशन का आ सकता है। थर्ड प्रोविजो कहता है कि फर्स्ट और सेकंड प्रोविजो एलटीसीजी 112A के अंदर नहीं लगेगा, यानी कि इंडेक्सेशन और फॉरेन करेंसी कन्वर्जन वाला। फोर्थ प्रोविजो क्या कहता है कि इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा डिबेंचर्स और बॉन्ड्स के केस में, वो हमने देखा था क्यों नहीं मिलेगा। लेकिन कोई भी कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड है या फिर सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड है उस केस में मिल जाएगा। लेकिन सोवेनियर जो गोल्ड बॉन्ड्स है वो इंडिविजुअल के लिए एग्जाम्प्ट होते हैं 47 की वजह से, वो ट्रांसफर नहीं माने जाते हैं। तो वो क्यों यहाँ पे प्रोविजन दिए? तो अगर उसने बिफोर मैच्योरिटी ट्रांसफर किया तो कैपिटल गेन लगता है, तो तब उसको इंडेक्स बेनिफिट भी मिल जाएगा। फिर हमने देखा था कि लैंड और बिल्डिंग जो है वो सेपरेट एसेट्स है, तो उनकी कैलकुलेशन भी सेपरेटली होगी, उनकी क्लासिफिकेशन भी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म सेपरेटली होगी। फिर हमने डीम्ड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन वाले प्रोविजन देखे थे कि जो हमें एफवीओसी लेना है वैसे तो वो लेना है जितने भी बेचा है, बट कुछ केसेस में गवर्नमेंट ने बोला कि एफवीओसी हम बताएंगे आपको कौन सी लेनी है, यानी कि वो डीम्ड हो जाएगी कि ये एफवीओसी मानी जाएगी। तो लैंड बिल्डिंग का केस है तो जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो एफवीओसी माना जाएगा, लेकिन अगर जितने में बेचा है वो 10% की रेंज के अंदर ही आ रहा है एसडीवी के अंदर, तो फिर वो उतना जितना एक्चुअल सेल कंसिडरेशन है वो ले लिया जाएगा। लेकिन एसडीवी तब ली जाएगी जब वो 10% से ज्यादा की रेंज में आ रहा है। अगर डेट ऑफ एग्रीमेंट और डेट ऑफ ट्रांसफर अलग है तो डेट ऑफ एग्रीमेंट की एसडीवी ले ली जाएगी, लेकिन जो कंसिडरेशन फिक्स हुआ है वो फुल या पार्ट पेमेंट उसकी हो रखी हो कोई भी प्रिस्क्राइब नोट से। अगर एसएससी एसडीवी से खुश नहीं है तो जो हमारा एओ है वो वैल्यूएशन ऑफिसर को केस ट्रांसफर कर सकता है कि आप वैल्यू करके दो एसडीवी क्या होनी चाहिए। अगर एफएमवी जो है, अगर एसएससी कहते हैं कि एफएमवी से ज्यादा एसडीवी आ रही है तो वैल्यूएशन ऑफिसर अगर ज्यादा बताएगा तो इग्नोर करनी है, कम बताएगा जो एसडीवी पहले डिटरमाइन की गई थी उससे तो फिर वो वाली एसडीवी ले ली जाएगी। अनकोटेड शेयर के अंदर एफएमवी ली जाएगी उस शेयर्स की एसडीवी, अनकोटेड यानी कि अनलिस्टेड। कहीं पे अगर कंसिडरेशन असर्टेनेबल नहीं है, जैसे अगर कुछ ट्रांसफर हुआ है तो जो एसेट ट्रांसफर हुआ है उसकी एफएमवी ले ली जाएगी। सपोज अगर गोल्ड के केस में गोल्ड के बदले कुछ मिला है तो गोल्ड जो है उसकी एफएमवी ले ली जाएगी एज अ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन।
फिर हमने देखा था कि कुछ पर्टिकुलर केसेस में सीओए कैसे लिया जाएगा, और साथ ही साथ में हमने पीरियड ऑफ होल्डिंग भी उसका देख लिया था एसेट्स का। तो सीओ की जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है वो आप पढ़ सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। अगर कोई पार्टीशन हुआ है एचयूएफ का, तो जो एसेट मिली है, तो उस एसेट की कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर जो है वो कंसिडर की जाएगी अब नए ओनर के हाथ में, और जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो दोनों का लिया जाएगा। पीरियड ऑफ होल्डिंग हम क्यों लेते हैं कि हम क्लासिफाई कर सकें कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है या लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। अगर कोई भी एसेट गिफ्ट में मिला है, तो हमने इसमें देखा था कि अभी सिर्फ रिलेटिव्स वाला देख लो, जो रिलेटिव कवर्ड होते हैं। उसके अलावा हम जो प्रोविजन है वो उस टाइम पे देखेंगे, तो उसमें भी कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर ली जाएगी। अगर कोई ट्रांसफर हुआ है होल्डिंग कंपनी का 100% होली ओन सब्सिडरी इंडियन कंपनी को, तो भी प्रीवियस ओनर की कॉस्ट ली जाएगी और पीरियड ऑफ होल्डिंग भी यही लिया जाएगा। और अगर ऑपोजिट हुआ है, यानी कि 100% होली ओन सब्सिडरी कंपनी ने इंडियन पेरेंट कंपनी को ट्रांसफर किया है, तो सिमिलर चलेगा। अगर अमेलगमेशन हुआ है, तो अमेलगमेशन तो एग्जाम्प्ट है, लेकिन जो एसेट मिला है उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो अमेलगमेटेड कंपनी, जो पुरानी कंपनी थी अमेलगमेटिंग कंपनी, उनकी ही ली जाएगी, और पीरियड ऑफ होल्डिंग दोनों का लिया जाएगा। शेयर होल्डर के केस में जो पुराने शेयर्स की वैल्यू थी वही शेयर्स नए शेयर्स की वैल्यू मान ली जाएगी, और पीरियड ऑफ होल्डिंग दोनों का माना जाएगा। अगर डीमर्जर हुआ है, तो जो एसेट ट्रांसफर करे हैं उसकी जो कॉस्ट थी वही ली जाएगी, और पीरियड ऑफ होल्डिंग जो है पहले डीमर्ज कंपनी के पास जो रिजल्टिंग कंपनी का कंबाइंड लिया जाएगा। अगर शेयर होल्डर्स के हाथ में रिजल्टिंग कंपनी, यानी कि जो डीमर्ज होने के बाद जो नई कंपनी बनी है, उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालनी पड़ेगी। उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकलेगी? तो जो पुरानी डीमर्ज कंपनी की प्रायर टू डीमर्जर जो डीमर्ज कंपनी की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी, मल्टीप्लाई बाय जो भी नेट बुक ऑफ एसेट ट्रांसफर हुए हैं, डिवाइडेड बाय डीमर्ज कंपनी की प्रायर टू डीमर्जर नेटवर्थ कितनी थी। नेटवर्क कैसे निकलेगी? तो पेड ऑफ शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व्स, या फिर एसेट्स माइनस लायबिलिटी। पीरियड ऑफ होल्डिंग दोनों का कंबाइन लिया जाएगा। लेकिन डीमर्ज कंपनी के शेयर्स की सीओए कैसे निकलेगी? तो वो सिंपल है, वो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। तो पुरानी जो सीओए थी माइनस रिजल्टिंग कंपनी की जो सीओए हमने कैलकुलेट कर ली है, और पीरियड ऑफ होल्डिंग जो डीमर्ज कंपनी का जो पीरियड ऑफ होल्डिंग जितना टाइम से चल रहा था वो। अगर कोई भी गोल्ड ईजीआर में हुआ है कन्वर्ट, या ऑपोजिट हुआ है, मतलब वैसे वर्षा हुआ है, तो सीओए जो ले जाएगा वो उसका ही लिया जाएगा, और पीरियड ऑफ होल्डिंग सबका काउंट होएगा। प्रेफरेंस शेयर का कन्वर्जन अगर इक्विटी शेयर्स में हुआ है, तो प्रेफरेंस शेयर की जो सीओए है वो ली जाएगी, और पीरियड ऑफ होल्डिंग दोनों शेयर्स की जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो ली जाएगी। कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड्स अगर डेवेंचर्स शेयर्स में हुए हैं, तो जो बॉन्ड्स डेवेंचर की सीओए थी वो मानी जाएगी शेयर्स की सीओए, और पीरियड ऑफ होल्डिंग दोनों का लिया जाएगा। अब कोई भी अगर एसेट एक्वायर करे 1/4/2001 से पहले, 1/4/2001 से पहले एक्वायर करे, तो ऑप्शन है आपके पास कि आप 1/4/2001 को जो भी एफएमवी है या एक्चुअल कॉस्ट है विच एवर इज हायर वो ले सकते हो। लेकिन लैंड और बिल्डिंग के केस में एफएमवी जो है वो एसडीवी से एक्सीड नहीं कर सकता, यानी कि एसडीवी या एफएमवी विच एवर इज लोअर, पहले वो लेना है और फिर उसको एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करना है, और जो हायर है वो ले लेना है। पीरियड ऑफ होल्डिंग तो पूरी डेट ऑफ परचेज से ही मानी जाएगी। सेल्फ जनरेटेड एसेट है, अगर सेल्फ जनरेटेड एसेट है तो सीओए जो है वो तो निल लिया जाएगा, बिकॉज सेल्फ जनरेटेड एसेट के अंदर कोई भी कॉस्ट नहीं लगी। लेकिन पीरियड ऑफ होल्डिंग जब बिजनेस जो है वो फर्स्ट टाइम सेटअप हुआ है तब से लिया जाएगा। अगर गुडविल परचेज करी है तो परचेज प्राइस ली जाएगी, और पीरियड ऑफ होल्डिंग जब से परचेज करी है। फिर ये जो लाइन थी ये हम आज देखेंगे, तब इसका मतलब समझ में आएगा। कोई भी बोनस शेयर है तो उसके केस में तो सीओए जो है निल लेनी है, अगर 1/4/2001 के बाद मिला है तो। लेकिन 1/4/2001 से पहले मिला है तो जो एफएमवी है वो ले लेनी है, और डेट ऑफ अलॉटमेंट से देखा जाएगा पीरियड ऑफ होल्डिंग। राइट शेयर्स के केस में ओरिजिनल शेयर्स जो है वो तो जो आपको पास पहले से था, जिसके एवज में आपको राइट शेयर्स मिले हैं वो तो सीओए सेम ही रहेगा। लेकिन जो राइट इंटाइटलमेंट है जो मिला है, जब से मिला है तब से उसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग देखी जाएगी, और ये हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल ही आएगी, एसेट ही बनेगा। तो उसको बेचने से, राइट इंटाइटलमेंट को बेचने से कोई भी जो आपका इनकम है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मानी जाएगी। अगर आपने राइट इंटाइटलमेंट को ही बेच दिया है तो सीओए उस केस में तो निल रहेगी, बिकॉज आपको फ्री में ही मिलते हैं। लेकिन अगर आपने राइट शेयर्स को सब्सक्राइब कर लिया है तो उन राइट शेयर्स की इंटाइटलमेंट वाले जो है वो तो कुछ नहीं बचे, बिकॉज आपने सब्सक्राइब कर लिया। तो उन राइट शेयर्स का जो सीओए बनेगा वो जितने भी आपने सब्सक्राइब किया वो बनेगा, और उस केस में डेट ऑफ अलॉटमेंट से देखा जाएगा। अगर सामने वाले को बेच दिया तो सामने वाले ने अब शेयर्स खरीदे हैं, तो उसके लिए क्या बनेगा सीओए? तो उसने जितने भाव पे शेयर्स खरीदे हैं वो
प्लस उसने जितने वहां पे राइट एंटाइटलमेंट खरीदे वो, और उस केस में भी अलॉटमेंट से हमारा देखा जाएगा पीरियड ऑफ होल्डिंग। एलटीसीए एसेट्स जो 112A वाले हैं जो एक्वायर हुए हैं बिफोर 8 of 2018, उस केस में हमने ग्रैंडफादरिंग रूल देख लिया था कि सबसे पहले हमें लोअर ऑफ एफएमवी और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन देखना है और उसको कंपेयर करना है सीओए से, जो हायर है वो ले लेना है। स्पेशल नोट कुछ हमने पढ़े थे कि जो भी इंप्रूवमेंट कॉस्ट है 1/4/2001 से पहले वो इग्नोर हो जाएगी। वो इग्नोर क्यों होगी? बिकॉज एफएमवी के अंदर वो ऑलरेडी आ चुकी है। गुडविल या जो भी कोई इंटेंजिबल एसेट्स है उनकी सीओआई जो है हमेशा नील आएगी। कहीं पे एक्सपेंडिचर अगर ऑलरेडी क्लेम कर रखे हैं तो फिर वो वापस सीओआई का पार्ट नहीं बनेंगे। अगर कंपनी लिक्विडेशन में चली जाती है तो जिस टाइम से लिक्विडेशन में चली गई मान लिया जाएगा एसेट ट्रांसफर, वो शेयर्स ट्रांसफर हो गए हैं, तो लिक्विडेशन में जाने के बाद से लेके आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग जो है वो खत्म हो जाएगा। तब से लेके आगे तक कोई भी पीरियड ऑफ होल्डिंग नहीं माना जाएगा। फिर हमने देखा था कि अगर एडवांस मनी फोरफिट हो गया तो 1/4/2014 से पहले तो जो एडवांस मनी फोरफिट हुआ है वो सीओए से माइनस हो जाता है, यानी कि जब आप बाद में एसेट बेचोगे कभी तो सीओए से माइनस करके जो नेट सीओए है वो ली जाएगी। लेकिन 1/4/2014 के बाद से एडवांस मनी फोरफिटेड जो है वो आईएफओएस के अंदर टैक्सेबल हो जाएगी डायरेक्टली। तो इतना हम लोगों ने समझ लिया था, पढ़ लिया था। अब हम उसके बाद अब आगे का जो है पोर्शन वो पढ़ेंगे। तो हमारे को जो पढ़ना था अब यहां से पढ़ना था, तो अब हम लोगों को कुछ एक्सेप्शंस पढ़ने हैं सेक्शन 45(1) के। सेक्शन 45(1) क्या था? चार्जिंग सेक्शन था। वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि जब कैपिटल एसेट जिस ईयर में ट्रांसफर हुआ है उस ईयर में वो टैक्सेबल हो जाएगा जो आपकी इनकम आई है। लेकिन एक्सेप्शन क्या कहता है? एक्सेप्शन कहता है कि जिस प्रीवियस ईयर के अंदर कैपिटल एसेट ट्रांसफर हुआ है वो उस प्रीवियस ईयर के अंदर टैक्स नहीं होगा। यानी कि किसी प्रीवियस ईयर के अंदर कोई जो कैपिटल एसेट है वो ट्रांसफर तो हो गया, वो ट्रांसफर हो गया, तो उस केस में कैपिटल गेन जो है वो कैलकुलेट भी हो जाएगा, वो कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन वो कैपिटल गेन टैक्स नहीं होगा, वो कैपिटल गेन टैक्स नहीं होगा। टैक्स क्यों नहीं होगा? बिकॉज जो एसेट है वो ट्रांसफर हुआ है, एसेट ट्रांसफर हुआ है, लेकिन जो कंसिडरेशन मिलने की पॉसिबिलिटी है वो अभी नहीं है। यानी कि कंसिडरेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा ये डिटरमाइनेबल नहीं है, ये अभी डिटरमाइन नहीं हुआ है कि कंसिडरेशन मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। इस वजह से कैपिटल गेन जो है कैलकुलेट हो जाएगा। कैपिटल गेन कैलकुलेट कैसे होगा? तो उस केस में तो हम फेयर मार्केट वैल्यूज जो है वो कंसिडर करेंगे। फेयर मार्केट वैल्यू पे कंसिडर हो जाएगा कि कैपिटल गेन इस तरह से कैलकुलेट करना है। बट कंसिडरेशन एक्चुअल में नहीं मिलने की अभी पॉसिबिलिटी बनी है। इस वजह से वो टैक्स तभी होगा जब कंसिडरेशन मिल जाएगा। तो वो कैसे काम करेगा वो हमारे को देखना है। तो सबसे पहला जो एक्सेप्शन आता है वो आता है इंश्योरेंस रिसिट्स का। इंश्योरेंस रिसिट्स का सबसे पहला एक एक्सेप्शन आता है, तो हम देखते हैं। इंश्योरेंस रिसिट्स का, तो अगर मान लो आपका कोई घर था, आपका कोई घर था, उस घर का जो है उस घर का इंश्योरेंस हो रखा है। तो सबसे पहले तो इंश्योरेंस हो रखा है। अब अगर मान लो किसी रीजन की वजह से फ्लड, फायर या एनी अदर रीजन ये घर डिस्ट्रॉय हो जाता है, ये घर डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो डिस्ट्रॉय होने की वजह से ये घर खत्म हो गया, तो इसको वैसे ट्रांसफर की कैटेगरी में डाल दिया है, क्योंकि आपके राइट्स इस घर से खत्म हो चुके हैं, बिकॉज ये घर ही खत्म हो चुका है। मैं लैंड की बात नहीं कर रहा हूं, लैंड तो चलो अभी भी रहेगा, लेकिन बिल्डिंग है, बिल्डिंग भी कैपिटल एसेट के अंदर आती है, बिल्डिंग भी कैपिटल एसेट के अंदर आती है, तो बिल्डिंग खत्म हो गई। तो बिल्डिंग अगर खत्म हो गई तो उस केस के अंदर अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है, इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है, तो वो भी आपका कैपिटल गेन माना जाएगा। इंश्योरेंस क्लेम अगर मिल रहा है तो वो भी कैपिटल गेन माना जाएगा। क्यों? क्योंकि घर डिस्ट्रॉय होने को ट्रांसफर माना गया वैसे, बट वो कैपिटल गेन उसमें तभी कैलकुलेट होगा, टैक्स होगा, जब आपको इंश्योरेंस जो क्लेम है
वो मिल जाएगा। यानी कि इंश्योरेंस रिसिट्स अगर आपको मिल जाएगी तभी आपको मिलेगा इस घर के ऊपर कैपिटल गेन कंप्यूट करने का वो एप्लीकेबिलिटी। अगर मान लो आपका कैपिटल गेन आपको इंश्योरेंस रिसिट्स नहीं मिलता है, तब क्या होगा? तब आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। नो कैपिटल गेन और लॉस, नथिंग। तब आपकी घर डिस्ट्रॉय हो गया, आपको इनकम टैक्स में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलता है कोई भी, कितने भी अमाउंट का, तभी आपके ऊपर, तभी आप इस घर के ऊपर कैपिटल गेन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। आई मीन कैपिटल जो गेन की इनकम या लॉस है वो कैलकुलेट कर सकते हो, और उस हिसाब से ही आप आगे उस पर या तो टैक्स दे सकते हो या फिर आप लॉस जो है वो कैरी फॉरवर्ड करके आगे सेट ऑफ कर सकते हो। तो ये छोटी सी इसमें बात की गई है, हम ये पढ़ते हैं। तो अगर आपको कोई भी एसेट या मनी मिल रहा है, एसेट भी मिल सकता है इंश्योरेंस से, एसेट या मनी कुछ भी मिल सकता है, जनरली तो मनी ही मिलती है। क्यों? अगर डैमेज या डिस्ट्रक्शन हुआ है किसी भी कैपिटल एसेट का, फ्लड, फायर, राइट से, किसी भी रीजन से, जो आपके उसके अंदर नहीं थे, मतलब आप बचा नहीं सकते थे उस रीजन की वजह से, अगर डिस्ट्रॉय हुआ है, तो तब आपको कैपिटल गेन कैलकुलेट करने का मौका मिलेगा, लेकिन तभी मिलेगा जब रिसीव हुआ है मनी या एसेट। अगर नहीं रिसीव हुआ तो कुछ नहीं होगा। तो ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी कब होगी? जब वो मनी या एसेट जो है वो मिल जाएगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या ली जाएगी? तो वैल्यू ऑफ मनी जो भी मिली है या एफएमवी ऑफ द एसेट रिसीव्ड। एसेट मिला है तो उस एसेट की जो भी एफएमवी है वो, या फिर जो मनी मिला है तो डायरेक्ट शेयर का वे। अगर कोई क्लेम नहीं मिला, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी पॉइंट की वजह से या तो कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा या कैपिटल गेन कैलकुलेट नहीं होगा। अगर कैपिटल गेन मतलब कैपिटल इनकम जो है, कैपिटल हेड के अंदर अगर इनकम या लॉस कैलकुलेट करने का ऑप्शन ही नहीं मिला, तो फिर आपको कुछ आगे आप नहीं कर सकते हो। लेकिन ऑप्शन मिलेगा तो आप आगे बाकी चीजें कर सकते हो। ऑप्शन कब मिलेगा? तो ऑप्शन तभी मिलेगा अगर आपको क्लेम जो है वो रिसीव हुआ है। क्लेम रिसीव हुआ है, चाहे मनी में या चाहे एसेट में। अगर क्लेम रिसीव ही नहीं हुआ तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो क्या बात कहता है ये? इफ नो क्लेम इज रिसीव्ड, नो कैपिटल गेन शैल अराइज। यानी कि इट मींस नो लॉस कैन बी क्लेम्ड इन इनकम टैक्स लॉ। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगर क्लेम मिलेगा, चाहे एसेट या मनी में मिला हो, तो ही आप कैपिटल गेन जो है वो कंप्यूट कर सकते हो, और तभी आप या तो लॉस या जो आपका गेन है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद एक और केस, ये केस क्या कहता है? तो ये केस कहता है कि अगर कोई भी कैपिटल एसेट है, उसको आप कन्वर्ट करते हो स्टॉक इन ट्रेड में। ये चीज पॉसिबल है, कोई भी कैपिटल एसेट स्टॉक इन ट्रेड में आप कन्वर्ट करते हो। ये भी हमने ऊपर पढ़ा था, कन्वर्जन, सेक्शन 247 के अंदर। इसको ट्रांसफर माना जाता है, तो इसको ट्रांसफर माना जाता है। तो कैपिटल एसेट जो है, अगर आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो अपनी स्टॉक इन ट्रेड में, तो कैपिटल एसेट कन्वर्ट ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि कैपिटल गेन जो है वो आएगा। लेकिन अगेन इसके अंदर जो है टैक्सेबिलिटी, वो चीज चेंज हो जाएगी। तो कैपिटल गेन तो उसी टाइम पे कैलकुलेट हो जाएगा जब आपने ट्रांसफर कर दिया, बट टैक्सेबल उस प्रीवियस ईयर के अंदर नहीं होगा। टैक्सेबल उस प्रीवियस ईयर के अंदर नहीं होगा। तो ये कैसे चलता है, इसको हम थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। अगर कन्वर्जन हुआ है किसी भी कैपिटल एसेट का स्टॉक इन ट्रेड के अंदर, तो जैसे मान लो घनश्याम है, घनश्याम जो है वो ज्वेलर है, तो ज्वेलरी का बिजनेस करता है, गोल्ड बेचता है, सब बेचता है। अब घनश्याम के घर में खुद में उसके पास गोल्ड पड़ा है, घनश्याम के घर के में खुद का उसके पास गोल्ड पड़ा है, पुराना लिया हुआ। तो अब गोल्ड की रेट इतनी हाई हो गई, हाई तो हो ही गई है। तो घनश्याम ने क्या किया, अपने घर का जो गोल्ड है, तो घर का गोल्ड घनश्याम का क्या है, कैपिटल एसेट है। वैसे तो वो गोल्ड में डील करता है, तो उसका गोल्ड स्टॉक इन ट्रेड्स भी रहेंगे, सारी चीजें रहेगी। लेकिन जो खुद का घर का गोल्ड है वो उसका कैपिटल एसेट है, क्योंकि हमने कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में देखा था कि पर्सनल इमूवेबल इफेक्ट के अंदर जो गोल्ड, ज्वेलरी, ये सब चीजें
ये नहीं आती है, तो वो कैपिटल एसेट मानी जाती है। तो अगर ये गोल्ड अपना बिजनेस के अंदर ले आता है, यानी कि इस गोल्ड को स्टॉक इन ट्रेड बना लेता है, गोल्ड को अगर बिजनेस के अंदर ले आता है, स्टॉक इन ट्रेड बना लेता है, तो ये भी ट्रांसफर माना जाएगा। ये सेक्शन 247 के अंदर हमने देखा था। तो ये ट्रांसफर माना गया। ट्रांसफर हो तो कैपिटल एसेट का अगर ट्रांसफर हो गया तो कैपिटल गेन जो है वो कैलकुलेट होएगा, लेकिन टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन टैक्सेबल नहीं होगा, टैक्सेबल क्यों नहीं होगा? बिकॉज 45(1) ने इसमें एक्सेम्पशन दे दी, मतलब रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप टैक्सेबल अभी मत करो। तो अब हमारे को देखना है कि सबसे पहले घनश्याम ने गोल्ड को कन्वर्ट किया, तो बेचा नहीं, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लिया जाएगा? तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो लिया जाएगा वो लिया जाएगा एफएमवी। एफएमवी कोई भी मान लो ट्रांसफर एक्सपेंस जो है निल है, जीरो, तो नेट कंसिडरेशन भी आ गया यही एफएमवी। और जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जितने में उसने गोल्ड को खरीदा था वो उसका मिल जाएगा। अगर 23 जुलाई से पहले बेचा है तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिल जाएगा। 23 जुलाई के बाद है तो इंडेक्सेशन गोल्ड के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं 23 जुलाई के बाद बेचा है, वो मतलब कन्वर्ट किया है, तो कोई भी उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो वो ही बन गया, तो उसका आ गया इतना कैपिटल गेन। अब क्या ये कैपिटल गेन टैक्स होगा उसी साल में जिस साल में कन्वर्ट किया? तो आंसर है नहीं, उस साल में नो टैक्स। तो टैक्स कब लगेगा? टैक्स कब लगेगा? अब मान लो उसी साल में या किसी भी साल में, अब उसने जो ये कैपिटल गेन कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड बना लिया है, तो उस साल में भी लग सकता है कैपिटल गेन, किसी और साल में भी लग सकता है। कैसे लगेगा वो हमें देखना है। तो अब जब वो स्टॉक इन ट्रेड को बेचेगा, क्योंकि उसका स्टॉक इन ट्रेड बना है, बिजनेस का एसेट बना है, बिजनेस का एसेट है, तो वो उसको जब भी सेल करेगा, तो उस केस के अंदर ये जो कैपिटल गेन कंप्यूट हुआ है ये टैक्सेबल होगा, और ये उसके प्रोपोर्शनेटली चलेगा। यानी कि अगर उसने आधा बेचा है तो ये कैपिटल गेन भी आधा टैक्सेबल होगा, पूरा बेचा है तो पूरा टैक्सेबल होगा। जितने भी इसने जितना भी परसेंटेज बेचा है स्टॉक इन ट्रेड का, जो पहले कैपिटल एसेट का जिसको कन्वर्ट कर दिया स्टॉक इन ट्रेड में, वो जितने प्रोपोर्शन में वो स्टॉक इन ट्रेड को बेचता जाएगा, उतने प्रोपोर्शन में कैपिटल गेन जो है टैक्सेबल होता जाएगा। कैपिटल गेन हम कंप्यूट तभी कर लेंगे जब हमने ट्रांसफर किया है, लेकिन टैक्सेबल कब करेंगे? जब वो उस स्टॉक इन ट्रेड को, जो कैपिटल एसेट स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हो चुका है, उसको बेचता जाएगा। क्योंकि हो सकता है पूरा एक बार में भी ना बिके, आधा 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 जैसे भी उसका प्रोपोर्शनेटली बिक रहा है, या पूरा एक बार में भी बिके, उसी प्रोपोर्शन में ये टैक्सेबल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस भी प्रीवियस ईयर में ये कैपिटल एसेट जो है, जो स्टॉक इन ट्रेड के अंदर कन्वर्ट हो गया, वो बिक रहा है, वो बिक रहा है, तो उसका कैपिटल गेन का टैक्स बनेगा उस ईयर के अंदर। अब वो उस स्टॉक इन ट्रेड को बेच रहा है, स्टॉक इन ट्रेड को बेच रहा है, तो स्टॉक इन ट्रेड को भी अब उस टाइम की जो एफएमबी है उसमें बेच रहा होगा, या जो भी रेट में बेच रहा होगा, तो तो ये उसकी बिजनेस की इनकम बनेगी, राइट। अब उसकी बिजनेस की इनकम बनेगी। आपने एक चीज को कन्वर्ट करी, मान लो उस चीज को फिर अब दूसरी चीज दूसरे हेड में बेच रहे हो, तो दूसरे हेड में भी इनकम आएगी। लेकिन इस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या ली जाएगी? यानी कि वो अपने पीएनएल के अंदर डेबिट क्या करेगा? बिजनेस की इनकम में पीएनएल में डेबिट क्या करेगा? तो वो जो डेबिट करेगा वो ये वाली एफएमवी करेगा, जिस एफएमवी पे उसने अपने कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया है। यानी कि जब कैपिटल एसेट का ट्रांसफर माना गया, क्योंकि वो कन्वर्ट हुआ स्टॉक इन ट्रेड में, तो जो हमने फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लिया था एफएमवी, यानी कि एफएमवी को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लिया था, अब वो दूसरे हेड में यानी कि बिजनेस हेड के अंदर कॉस्ट ऑफ मतलब कॉस्ट मानी जाएगी। तो अगर इसको हम एफएमवी 1 कह दें, क्योंकि एफएमवी हो गया और इसमें से लेस होगा वो एफएमवी। इतनी सी बात की गई है, सिंपल सी बात है, फिर से आप समझिए। हमने पढ़ा 45(1) में कि जब आप
किसी भी कैपिटल एसेट को ट्रांसफर कर देते हो तो उस टाइम पे ही वो कैपिटल एसेट जो है उसकी जो कैपिटल गेन आई है वो टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन उसका एक्सेप्शन है, पहला एक्सेप्शन भी पढ़ लिया था हमने कि अगर कैपिटल एसेट जो डिस्ट्रॉय हो गया उस केस में इंश्योरेंस रिसिट्स मिले वो, तो इंश्योरेंस रिसिट जब मिलेगा तब वो टैक्सेबल, तब कैपिटल गेन कंप्यूट होकर टैक्सेबल होगा। दूसरा केस पड़ा, अगर कोई भी कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर लिया है, कुछ भी हो सकता है, जैसे गोल्ड का एग्जांपल लिया, वैसे ही अगर कोई मान लो बिजनेस ग्रुप है जिसका वो है खुद का प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है, तो खुद की घर की प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर ली, कुछ भी हो सकती है। तो एग्जांपल ये हमने लिया, तो उस केस में हमारे को कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है। कैपिटल गेन तो ट्रांसफर होते ही कैलकुलेट हो जाएगा, ये हमने पढ़ा है। तो कैपिटल गेन जैसे ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर क्या हुआ, कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया, ये ट्रांसफर की डेफिनेशन में इंक्लूडेड भी है। तो कैपिटल गेन कैलकुलेट कर लिया, लेकिन फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेनी है उस टाइम पे ये क्वेश्चन आता है, तो वो एफएमवी लेनी है। जो भी हमने कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया उसकी एफएमवी क्या आती है, माइनस जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। वो इंडेक्स करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो नहीं कर सकते हैं, जो भी प्रोविजन है उस हिसाब से। तो हमारा कैपिटल गेन कैलकुलेट हो गया, अब टैक्सेबल नहीं होगा, जब वो कैलकुलेटेड पड़ा है। टैक्सेबल कब होगा, अब वो स्टॉक इन ट्रेड जब वापस बिकेगा, तो जितना बिकेगा उतना उतना टैक्सेबल होता जाएगा, पूरा बिक गया पूरा टैक्सेबल, आधा बिक गया आधा टैक्सेबल, या जिस भी प्रोपोर्शनेटली बिका उतना प्रोपोर्शनेटली कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा। अब वो स्टॉक इन ट्रेड बिक रहा है अगेन, तो वो बिजनेस हेड की इनकम है, क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड बन गया यानी कि बिजनेस इनकम में आ गया, तो उसकी जितने पे भी बिका वो तो उसकी आ गई वैल्यू, सेल प्राइस। क्योंकि हम यहाँ पे कैपिटल गेन नहीं ले रहे तो हम फुल वैल्यू कंसिडरेशन वाला वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम बिजनेस इनकम कर रहे हैं, तो सेल्स प्राइस जो भी है वो लेस कॉस्ट क्या लेंगे, बिकॉज कोई चीज अगर आप बेच रहे हो तो उसकी कॉस्ट भी है, तो वो कॉस्ट हम लेंगे वो वाली एफएमवी जिसपे हमने उस कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया था। तो इसका मतलब डबल टैक्सेशन नहीं होगा, डबल टैक्सेशन नहीं होगा, क्योंकि अगर आप एग्जांपल को अगर थोड़ा वैसे समझो, तो मान लो गोल्ड है, तो गोल्ड मान लो असेसी ने सबसे पहले 1 लाख का खरीदा और अब उसको 2 लाख स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया, यानी कि जब कन्वर्ट किया तब 2 लाख की वैल्यू थी उस 1 लाख की खरीदी हुई गोल्ड की, तो 1 लाख कैपिटल गेन आ गया। अब वो कैपिटल गोल्ड को बाद में वापस जब बेचेगा एज अपना बिजनेस का प्रॉफिट के लिए, तो वो किसी भी वापस सपोज 2.5 लाख का बेचेगा, तो 2.5 लाख का बेचा, तो अगेन अगर हम 1 लाख कर देंगे सपोज इसमें, तो 1.5 लाख, तो डबल टैक्सेशन आ गया ना, क्योंकि ये 1 लाख जो है ये पहले भी टैक्स हो गया, दोबारा 1 लाख टैक्स हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 2 लाख लेंगे, तो अब सिर्फ 50,000, अल्टीमेटली 1 लाख का खरीदा हुआ गोल्ड 2.5 लाख पे बिका, टोटल 1.5 लाख का गेन हुआ, लेकिन वो गेन जो है वो डिफरेंट हेड्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो डबल टैक्सेशन इधर नहीं आएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये पोर्शन समझ में आया होगा, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसका क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर। इस वाले का एमसीक्यू आ सकता है, इस वाले का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो एक बार हम यहाँ पे रीड कर लेते हैं जिससे आपको क्लियर आए, समझे में आए। कोई भी अगर ओनर जो है वो कन्वर्ट करता है कैपिटल एसेट को, इन्वेस्टमेंट या लैंड, इनटू स्टॉक इन ट्रेड अपने बिजनेस के लिए, तो फिर वो क्या चीज मानी जाएगी, वो ट्रांसफर मानी जाएगी। सेक्शन 247 के अंदर ट्रांसफर के अंदर ये डेफिनेशन इंक्लूडेड है। अब अगर वो ट्रांसफर मानी गई तो कैपिटल गेन जो है कैलकुलेट होगा, कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा, लेकिन ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी क्या रहेगी, तो प्रीवियस ईयर जब वो स्टॉक इन ट्रेड जो है बिका है तब, तो इसका मतलब टैक्सेबिलिटी जो है पोस्टपोन हो जाएगी ईयर ऑफ कन्वर्जन से ईयर ऑफ सेल पे। ईयर ऑफ कन्वर्जन में कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा, लेकिन ईयर ऑफ सेल पे वो कैपिटल गेन जो है टैक्स हो जाएगा। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेंगे, तो वो एफएमवी लेंगे ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, जो भी एफएमवी है। बिजनेस इनकम क्या होगी, क्योंकि इतनी बात तो हमने कर ली कैपिटल गेन की। बिजनेस इनकम में अब जब स्टॉक बाद में बिका है तो बिजनेस इनकम होगी सेल प्राइस जितने भी वो स्टॉक को बेचा माइनस एफएमवी जो हमने ली थी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। उसके बाद अगर कोई
पार्ट ऑफ द स्टॉक बिका है तो पार्ट कैपिटल गेन ही टैक्स्ड होगा। अगर कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट है स्टॉक में और सब्सिक्वेंट सेल ऑफ स्टॉक है, तो ये पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये हम आगे चर्चा करेंगे। तो आप इसके बस अंडरलाइन कर लीजिए कि 54 ईसी जो है वो क्या होता है, और यहाँ पे ये लिख लीजिए एक नोट, एग्जेम्पशन इन कैपिटल गेन। जब 54 ईसी पढ़ेंगे तब हम ये वाला पॉइंट जो है पढ़ लेंगे। इंडेक्सेशन बेनिफिट जो है वो मिलेगा, अप टू द ईयर ऑफ कन्वर्जन मिलेगा। अप टू द ईयर ऑफ कन्वर्जन ही इंडेक्सेशन मिलेगा, क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड बिजनेस इनकम के अंदर तो कोई इंडेक्सेशन नहीं होता है। और जो इंडेक्सेशन के, ये लिख दीजिए इंडेक्सेशन एज पर प्रोविजंस। तो प्रोविजन हमने इंडेक्सेशन के सारे पढ़ लिया कि जैसे 23 जुलाई के बाद तो एप्लीकेबल ही नहीं है। जो भी आपका कैपिटल गेन और बिजनेस इनकम है वो टैक्स कब होगा, जब वो स्टॉक इन ट्रेड जो है सोल्ड हुआ है। तो बोथ कैपिटल गेन एंड बिजनेस इनकम आर चार्जेबल टू द टैक्स इन द ईयर स्टॉक इन ट्रेड इज सोल्ड। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। तो इसका एक अच्छा एग्जांपल है, ये एग्जांपल आप देख सकते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। ये एक ऊपर वाला एग्जांपल है, ये हम करते हैं। ये नॉर्मल सी चीज बता रहे हैं कि अगर राम ने अपनी पर्सनल कार को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया है तो क्या होगा। तो जो पर्सनल कार है वो पर्सनल इफेक्ट है, तो उस पर कैपिटल गेन आएगा ही नहीं, तो क्योंकि वो कैपिटल एसेट ही नहीं मानी जाएगी, तो 45(2) जो है वो अप्लाई नहीं होगा, यानी कि कैपिटल गेन नहीं आएगा, बिजनेस इनकम में वो इंक्लूड हो जाएगी। ये दूसरा वाला इलस्ट्रेशन है, ये आप कर लीजिए। हम सारे इलस्ट्रेशन सीधा जो हमारे उसमें दे रखे हैं स्टडी मेट में हम वो करेंगे सॉल्व। इसका ऑपोजिट अगर हुआ है, इसका ऑपोजिट भी हो सकता है कि जो कैपिटल एसेट है, हमने पढ़ा कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया हुआ है, स्टॉक इन ट्रेड को भी तो कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके केस में क्या होगा, तो सबसे पहले पीजीबीपी इनकम चलेगी, तो एफएमवी लेंगे जब वो कन्वर्ट हुआ है, और वो टैक्सेबल भी उसी उसमें हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई उल्टा वाले का रूल नहीं है पीजीबीपी के लिए। लेकिन कैपिटल गेन के केस में क्या होगा, तो सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो ये वाली एफएमवी ली जाएगी, क्योंकि डबल टैक्सेशन नहीं करना है। और पीरियड ऑफ होल्डिंग कन्वर्जन से लिया जाएगा। टैक्सेबिलिटी, तो पीजीबीपी टैक्सेबल हो जाएगा कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड का, जब कैपिटल एसेट हुआ है, और कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा जब वो ट्रांसफर हुआ है। तो पीजीबीपी, तो इसका उल्टे में ये चीज रहेगी कि जब आपका पीजीबीपी में से आपने कन्वर्ट कर लिया कैपिटल एसेट में, तो उसी टाइम पे टैक्सेबल हो गया, उसी टाइम पे टैक्सेबल हो गया। अब वो कैपिटल एसेट जो है, मतलब स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर लिया, तो उसी टाइम पे टैक्सेबल हो गया पीजीबीपी के अंदर। और अब वो कैपिटल एसेट आप जब बेचोगे तब तो आपने जितने भी बचा वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है। डीमिंग प्रोविजंस भी लगेंगे, अगर मान लो कोई वो है अनकोटेड शेयर्स वाला या कुछ जो अलग चीज है, तो वो वाले डीमिंग प्रोविजंस भी लगेंगे, तो वो सब सेम चलेगा। बट टैक्सेबल कब होगा, तो दो इसमें मुद्दे आते हैं कि एक तो टैक्सेबल कब होगा, तो टैक्सेबल तीन मुद्दे आते हैं। टैक्सेबल कब होगा, टैक्सेबल तब होगा जब बिका है। कॉस्ट क्या लेंगे, तो कॉस्ट लेंगे एफएमवी, जिसपे आपने उस स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट किया है। और तीसरा पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से लिया जाएगा, जब से स्टॉक इन ट्रेड था या जब से कन्वर्ट किया है। तो आंसर है जब से कन्वर्ट किया है वो लिया जाएगा पीरियड ऑफ होल्डिंग। तो इसका जनरली क्वेश्चन आता तो नहीं है, बट आप ये पढ़ सकते हो कि ये एक तरह से ऑपोजिट है इसका, इसके प्रोविजंस भी ऑपोजिट है। अब हमारे को देखना है कंपल्सरी एक्विजिशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क भी कर सकते हो इंपॉर्टेंट। ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, इसका क्वेश्चन भी बन सकता है। तो हम देखते हैं अपनी बुक में।
तो सपोज एक लोकेलिटी है, उसमें से कई सारे घर है। अब क्या हुआ कि एक घर के ऊपर से मेट्रो की लाइन जानी थी। तो ये जो घर है, इस घर को हटा के पिलर बनाना था यहाँ पे। तो ये घर हट जाएगा और यहाँ पे क्या बनेगा, पिलर। बाकी घर तो इंटैक्ट है, उनका कुछ नहीं करना, तो वो तो इंक्लूड ही नहीं होंगे। लेकिन ये वाला जो घर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस लोकेलिटी में, मान लो ये जो घर था, इसको हटा के यहाँ से पिलर जाएगा, क्योंकि जो मेट्रो की लाइन है वो जानी है। तो गवर्नमेंट इस केस में, गवर्नमेंट के पास ऑथराइजेशन है, वो इस घर को एक्वायर कर सकती है, कंपल्सरी, कंपल्सरीली एक्वायर कर सकती है। मान लो एसएससी है, वो बोल रहा है कि नहीं मुझे नहीं बेचना, तो वो एक्वायर कर सकती है। अब अगर वो एक्वायर करेगी तो वो फ्री में करेगी एक्वायर? तो आंसर है नहीं, वो कंपनसेशन पे करेगी। कंपनसेशन तो पे करेगी करेगी। अब कंपनसेशन कब पे करेगी वो गवर्नमेंट जाने, पर कंपनसेशन पे होगा। तो अगर ये घर कंपल्सरीली एक्वायर हुआ है, तो सबसे पहले मुद्दा आता है कि अगर ये कंपल्सरीली एक्वायर हुआ है, तो क्या इसको ट्रांसफर माना जाएगा? तो क्या ये ट्रांसफर है? दूसरा, क्या ये कैपिटल एसेट है? तो कैपिटल एसेट तो ये है, घर कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आया, तो कैपिटल एसेट तो ये है। लेकिन क्या कंपल्सरी एक्वायर को ट्रांसफर माना जाएगा? तो आंसर है यस। 247 के अंदर कंपल्सरी एक्विजिशन को भी ट्रांसफर माना गया है। तो ये ट्रांसफर भी है, कैपिटल एसेट भी है, यानी कि इसके ऊपर कैपिटल गेन जो है वो लगेगा। अब इसका मुद्दा आता है कि टैक्सेबल कब होगा? टैक्सेबल कब होगा? कंपल्सरी एक्विजिशन जो है वो कैपिटल एसेट है, मतलब कंपल्सरी एक्विजिशन को ट्रांसफर माना गया, तो कैपिटल एसेट का अगर कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ है तो वो कैपिटल गेन के अंदर आएगा, कैपिटल गेन टैक्सेबल उसका हो जाएगा। लेकिन कंप्यूट कब होगा और टैक्सेबल कब होगा, ये दो ऑप्शंस है। तो टैक्सेबल जो होगा वो कब होगा? तो वो होगा जब इसका कंपनसेशन जो है वो मिले, जब इसका कंपनसेशन है वो मिले, और तभी कंप्यूट भी होगा, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा ना कि इसकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या है। तो जब कंपनसेशन आपको मिल गया तब होगा। अब इस केस में कंपनसेशन आपको पार्ट में भी मिल सकता है या फुल भी मिल सकता है, वो मैटर नहीं करेगा, क्योंकि कंपनसेशन अगर आपको मान लो इंस्टॉलमेंट्स में भी मिल रहा है, लेकिन अब आपको पता है ना कि हाँ इतना हमारे को टोटल कंपनसेशन मिलना है, सपोज 1 करोड़ का कंपनसेशन मिलना है। अब चाहे वो एक साल में सिर्फ 20 लाख दे, चाहे 5 लाख दे, चाहे 6 लाख दे, चाहे 20, 5, 6 कुछ भी अमाउंट दे, चाहे 1 रुपया ही क्यों ना दे दे, वो आपका उस साल में टैक्सेबल हो जाएगा जिस साल में आपको पार्ट कंपनसेशन जो है वो मिल गया है। इतनी बात समझ में आई? बाकी सारे प्रोविजन सेम चलेंगे, जैसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर इंडेक्स करना है, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, वो सब वैसे ही चलेंगे जैसे हैं। लेकिन आपका टैक्सेबल तभी होगा जब आपको उसका कंपनसेशन जो है वो मिल गया है। अगर कंपनसेशन मान लो 4, 5, 6 साल तक नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, 1 रुपया तक नहीं दिया, जो टैक्सेबल नहीं होगा। आपका घर जो है वो तो चला गया, वो ट्रांसफर हो गया, लेकिन टैक्सेबल नहीं होगा। अब मान लो एसएससी को ये 1 करोड़ रुपए जो है वो खटक रहे हैं, खटक रहे हैं मतलब वो कह रहे हैं कम दिए हैं, मुझे ज्यादा चाहिए। तो उस केस में इनहेंस कंपनसेशन भी मिल सकता है। मान लो 1 करोड़ तो मिल गए, तो ये 1 करोड़ के हिसाब से तो टैक्सेबल हो गया, और जो भी कैपिटल गेन है वो आ गया और टैक्स जो है वो लग गया। अब अगर इनहेंस कंपनसेशन मिला है, इनहेंस कंपनसेशन में अगेन क्या चीज है, डिटरमाइन नहीं कर सकते कि कितना मिल सकता है। तो उस केस में मान लो गवर्नमेंट ने तो बोला कि ठीक है हम आपको 50 लाख रुपए और दे देंगे, 50 लाख रुपए और दे देंगे, लेकिन हम देंगे कैसे, हम अगेन पार्ट पेमेंट्स में देंगे।
पहले एक साल मान लो 5 लाख, फिर ऐसे मान लो जो भी इसका है, तो उस केस के अंदर जो ये 5 लाख रुपए मिलेंगे, तो अब टैक्सेबल कितने होने चाहिए? पूरे 50 लाख टैक्सेबल हो जाने चाहिए या 5 लाख टैक्सेबल होने चाहिए? पहली बात ये आती है। तो आंसर है सिर्फ 5 लाख ही टैक्स होंगे, 5 लाख ही टैक्स होंगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लिया जाएगा इस केस में? तो आंसर है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल लिया जाएगा, जीरो लिया जाएगा। क्यों जीरो लिया जाएगा? बिकॉज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑलरेडी यहाँ पे सेटल्ड हो रखा है। जब आपका कंपनसेशन, आपको इनिशियल जो कंपनसेशन है वो मिल गया था, उसमें से आपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कर लिया, और जो भी आपका कैपिटल गेन है वो कंप्यूट कर लिया, और टैक्सेबल अगर हो रहा है तो टैक्स कर दिया। इस वजह से अगर ये जितने पैसे मिलते जाएंगे उतने उतने टैक्सेबल होते जाएंगे। अब ये किस नेचर में रहेंगे? कैपिटल एसेट जो है उसके लिए मिले हैं, तो क्या ये लॉन्ग टर्म होंगे या शॉर्ट टर्म होंगे? तो आंसर है जो पुराने में आपने क्लासिफाई किया था वो यही वाला माना जाएगा। अगर पुराने वाला लॉन्ग टर्म क्लासिफाई किया था, ये भी लॉन्ग टर्म, पुराने वाला शॉर्ट टर्म क्लासिफाई किया था तो ये भी शॉर्ट टर्म, क्योंकि ये उसी का पार्ट है, बस कंपनसेशन बाद में मिल रहा है। अब अगर इस कंपनसेशन की लेट मिलने की वजह से, या इसमें भी सेम लेट मिलने की वजह से इंटरेस्ट भी मिल रहा है, तो वो इंटरेस्ट जो है वो आईएफओएस के अंदर टैक्सेबल होगा। लेकिन उसमें आपको इस वाले इंटरेस्ट पे, इनहेंस कंपनसेशन के इंटरेस्ट पे, या इनिशियल कंपनसेशन जो कंपल्सरी एक्वायर हुआ है उसकी वजह से जो कंपनसेशन जो मिलना है वो अगर लेट मिल रहा है और इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो आईएफओएस के अंदर इंटरेस्ट और टैक्स होगा, लेकिन उसपे आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 57 का 50% फ्लैट। यानी कि मान लो 1 लाख का इंटरेस्ट मिला, तो आपका जो टैक्सेबल आईएफओएस के अंदर जो इनकम बनेगी वो 50% ही बनेगी, यानी कि 50,000। तो ये स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है फ्लैट मिलेगा, स्टैट्यूटरी डिडक्शन भी इसे कह सकते हैं अंडर सेक्शन 57। तो इतनी सी बात की गई है। यानी कि टैक्सेबल तब होगा जब इनिशियल कंपनसेशन मिल गया, चाहे किसी भी अमाउंट का, 1 रुपए का ही चाहे क्यों ना मिल गया, पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, टैक्सेबल पूरा हो जाएगा। यानी कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लो 1 करोड़ मिलना था तो 1 करोड़ ले लेंगे, लेस कर लेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और आपका जो कैपिटल गेन है वो आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी वो होगा, लेस होगा। कोई भी ट्रांसफर के खर्चे हैं वो भी होंगे। इसके केस में भी यही है, अगर आपको मान लो ये 5 लाख रुपए आपने लीगल केसेस लड़े, उसके बाद आपको ये 50 लाख का इनहेंस कंपनसेशन मिला है, तो इसको पाने के लिए आपने जो भी लीगल एक्सपेंसेस करे हैं वो सब माइनस होते जाएंगे। तो ये चीज हम यहाँ पे रीड कर लेते हैं फटाफट से। तो कैपिटल गेन जो है वो तो टैक्स होगा ट्रांसफर के केस में, लेकिन इन केस ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा जब कंपनसेशन जो है वो रिसीव हुआ है। अगर किसी केस पे कंपनसेशन जो रिसीव्ड होना है वो एग्जेम्प्ट है, तो फिर वो टैक्सेबल नहीं होगा। तो वो चीज आपको ये जो लॉ है ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना है कि अगर कंपल्सरी एक्विजिशन किसी लॉ के अंदर एग्जेम्प्ट कर रखा है, तो फिर आपको उस पर टैक्सेबिलिटी कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब अगर कंपनसेशन जो है वो इंस्टॉलमेंट्स में मिल रहा है, तो जो इनिशियल कंपनसेशन फिक्स हुआ है, जैसे हमारे केस में ₹1 करोड़ इनिशियली फिक्स हो गया था, तो उसका इंस्टॉलमेंट आपको चाहे जितना भी मिला हो, ₹1 मिला हो या पूरा ₹1 करोड़ मिल गया हो, वो उसी साल में टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन जो इनहेंस कंपनसेशन है, अगर कोर्ट अवार्ड करता है हायर कंपनसेशन, तो वो टैक्सेबल कब होता जाएगा? जब रिसीव्ड हुआ है। सीओए सीओआई जो है वो निल ली जाएगी, और वो सेम कैपिटल एसेट की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, यानी कि उसका जो कैपिटल गेन है या लॉस है, मतलब से कैपिटल गेन ही आएगा, और जो कैपिटल गेन है वो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म माना जाएगा उस नेचर के हिसाब से, और वो टैक्सेबल उतना ही होता जाएगा जितना जितना मिलता जा रहा है। अगर रिड्यूस हुआ है कंपनसेशन, तो अब हमारे पास ऑप्शन है, हम रिकम्प्यूट कर सकते हैं कैपिटल गेन अगेन। तो कैपिटल गेन आप वापस रिकम्प्यूट करके जितना टैक्स बन रहा है, बाकी आप सारा रिफंड जो है क्लेम कर सकते हो। अगर कोई इंटीरियम ऑर्डर मिला है,
यानी कि फाइनल ऑर्डर नहीं मिला, बिकॉज हमने क्या कहा था, डिटरमाइन जब तक नहीं हो रहा है। तो इंटीरियम ऑर्डर मिल गया कि 1 करोड़ का कंपनसेशन जो है मिलेगा, और उस बेसिस पे गवर्नमेंट ने आपको मान लो 10 लाख रुपए दे भी दिए, तो क्या टैक्सेबल हो जाएगा? तो आंसर है तब टैक्सेबल नहीं होगा, जब तक फाइनल ऑर्डर ना मिल जाए। मान लो फाइनल ऑर्डर मिल गया कि हाँ 1 करोड़ मिलेंगे, तो फिर वो टैक्सेबल हो जाएगा जैसे ही फाइनल ऑर्डर रिसीव होगा। जिस प्रीवियस ईयर में फाइनल ऑर्डर रिसीव होगा उस प्रीवियस ईयर के अंदर वो टैक्सेबल हो जाएगा। फिर उसके बाद ये जो आईएफएस वाला पॉइंट है वो दिया कि अगर कोई भी इंटरेस्ट मिले लेट कंपनसेशन की वजह से, वो आईएफएस में होगा जब मिला है, और 50% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा 57 में। फिर एक और पॉइंट है कि अगर डेथ हो गई है ट्रांसफरर की, यानी कि जिसका कैपिटल एसेट था उसकी डेथ हो गई, और मान लो उसने इनहेंस कंपनसेशन के लिए चीजें करी और इनहेंस कंपनसेशन अब मिल रहा है, तो फिर वो उसके किसी लीगल हेयर को मिलेगा, तो वो उसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। इनहेंस कंपनसेशन रिसीव बाय एनी अदर पर्सन, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा कैपिटल गेन में, और सीओए जो है निल ली जाएगी। तो वो प्रोविजन जो है इनहेंस कंपनसेशन के वो चलेंगे, सीओए सीओआई निल, और लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है वो जो पुराना एसेट था वो माना जाएगा। उसके बाद 1037 एक आता है सेक्शन। 1037 जो है वो एग्जेम्पशंस की बात करता है कि कुछ इनकम जो होती है एग्जेम्प्ट हो जाती है इनकम टैक्स के अंदर, यानी कि वो आपकी इनकम का पार्ट ही नहीं बनती। तो इसमें एक आता है कि अगर कोई कंपल्सरीली एक्विजिशन हुआ है अर्बन फार्म का, अर्बन फार्म का, अगर रूरल एग्रीकल्चरल का हुआ है तो रूरल एग्रीकल्चर जो है लैंड होती है वो तो कैपिटल एसेट ही नहीं बनती, तो वो तो टैक्सेबल होती ही नहीं है। लेकिन अर्बन हमने बात करी थी कि अर्बन जो होती है वो टैक्सेबल हो जाती है। तो अगर उस अर्बन लैंड का जो कि एग्रीकल्चरल लैंड है उसका कंपल्सरीली एक्विजिशन हुआ है, तो वो एग्जेम्प्ट है उसकी इनकम, यानी कि जो आपको कंपनसेशन मिलेगा वो सारा एग्जेम्प्ट है। लेकिन उसमें एक कंडीशन है, सबसे पहले असेसी जो है वो होना चाहिए इंडिविजुअल या एचयूएफ, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट की बात नहीं की गई है। तो पहले असेसी ये होना चाहिए, एसेट कौन सा होना चाहिए, तो एग्रीकल्चरल लैंड होना चाहिए। टाइप ऑफ ट्रांसफर, ये कंपल्सरीली एक्विजिशन में ट्रांसफर आना चाहिए, यानी कि खुद से सेल नहीं करा है, गवर्नमेंट ने ही कंपल्सरीली एक्वायर करा है। और यूजेस कंडीशन, तो जो लैंड है, जो वो लैंड है वो एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज होना चाहिए 2 साल पहले तक। यानी कि मान लो 1/4/2024 को अगर ये एक्वायर किया है तो उसके 2 साल पहले तक ये एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज होना चाहिए। और किस किस से, तो वो खुद इंडिविजुअल से भी यूज कर सकता है या पेरेंट्स से, इंडिविजुअल या पेरेंट्स कोई भी यूज करने चाहिए उस एग्रीकल्चरल लैंड को, यूज करने चाहिए। ओनर है वो भी मैटर नहीं करता। इसका भी एक केस है, जैसे सपोज मान लो इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि 1/4/22 से 1/4/22 से कोई असेसी है वो यूज कर रहा था किसी लैंड को, लैंड किसी और के पास था, सपोज एक्स के पास था, उसने यूज किया 22 को यूज किया, पूरे 22-23 में, 23-24 में भी उसने यूज किया, 23-24 के मिड में उसने वो लैंड इससे परचेज कर ली, एक्स से लैंड जो है परचेज कर ली कि मैं ये लैंड खरीदना चाहता हूँ। पहले तो वही यूज कर रहा था, यानी कि यूज क्या कर रहा था, वो उसमें फार्मिंग कर रहा था, एग्रीकल्चरल लैंड का यूज तो फार्मिंग है, तो वो फार्मिंग कर रहा था। 23-22 के अंदर उसने एक्वायर कर लिया, इससे खरीद लिया, और 1/4/24 को 24 को कंपल्सरीली एक्वायर कर लिया गवर्नमेंट ने, तो क्या एग्जेम्प्ट होगा इनकम? तो आंसर है यस, तब भी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ये वाला आप जो है पढ़ सकते हो, इसका कुछ रेलिवेंस है कि ये वाला जो एग्जेम्पशन है वो 2004 के बाद आई है। तो इतना हमने केसेस जो है देख लिए कि 45(1) के कुछ एक्सेप्शंस है। एक बार दोबारा से हम फटाफट से एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं। तो 45(1) तो यही कहता है
कि जब ट्रांसफर किया है कैपिटल एसेट को उसी टाइम पे टैक्सेबल हो जाएगा जो उसका कैपिटल गेन आया है। लेकिन कुछ केसेस में वो उस टाइम पे नहीं होगा। तो वो कब होगा? जब आपको या तो कंपनसेशन मिला है तब होगा, या जो आपको कंसिडरेशन है वो मिला है तब होगा। तो सबसे पहला था इंश्योरेंस एसेट्स। तो कोई भी कैपिटल एसेट डिस्ट्रॉय हो गई है किसी भी रीजन की वजह से, तो जब अगर उसका इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा तो ही वो टैक्सेबल होगा। इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिला तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। अब इंश्योरेंस क्लेम कितने भी रुपए का मिल सकता है, मान लो 1 रुपए का ही मिल गया तो भी आप कंप्यूट कर सकते हो। तो फिर कैपिटल लॉस भी आ सकता है या कैपिटल गेन भी आ सकता है। लेकिन कुछ भी नहीं मिला, 0 रुपए मिला है या कोई भी एसेट नहीं मिली, कुछ नहीं मिला, तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपका वो कैपिटल एसेट जो है खत्म हो गया। अगर कन्वर्जन हुआ है कैपिटल एसेट का स्टॉक इन ट्रेड में, तो जब कन्वर्ट हुआ है तब आप कंप्यूट करोगे। एफएमवी जो है वो आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाएगी, सीओए सीओआई आपका मिल जाएगा, और आपका कैपिटल गेन जो है वो कंप्यूट हो गया। अब वो टैक्सेबल कब होगा? तो वो जो स्टॉक इन ट्रेड है जिस साल में बिक रहा है एज अ स्टॉक इन ट्रेड, उस साल में वो टैक्सेबल होता जाएगा। जितना बिकता गया उतना उतना टैक्सेबल होता गया। आगे भी खिल सकता है वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और भी प्रीवियस ईयर्स में जा सकता है। अगर ऑपोजिट चल रहा है यानी कि स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसी साल में टैक्सेबल हो जाएगा पीजीबीपी के अंदर, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एफएमवी बन जाएगी। और अब जब कैपिटल एसेट जो आपका बन चुका है, अब वो जब बेचोगे तो आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो लेनी है वो लेनी है जो एफएमवी बनी थी पहले, और जो पीरियड ऑफ होल्डिंग लेना है वो कन्वर्जन के बाद से लेना है। बाकी वो टैक्सेबल उसी साल हो जाएगा जिस साल में आपने बेच दिया, कंपल्सरीली एक्वायर करा है कोई भी। तो जब आपको जो फाइनल ऑर्डर की वजह से जो कंपनसेशन है वो चाहे आपको पूरा या पार्ट में मिल गया हो, तब वो टैक्सेबल होएगा। इनहेंस कंपनसेशन है तो वो जैसे जैसे मिलता जाएगा वैसे वैसे टैक्सेबल होता जाएगा। इंटरेस्ट मिला है कोई भी अगर, तो वो आपका आईएफओएस के अंदर टैक्सेबल होगा, लेकिन 50% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। अगर कोई भी कंपल्सरी एक्वायर हुआ है अर्बन फार्म लैंड, तो वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगी उसकी इनकम। कंपल्सरीली एक्वायर होना चाहिए, अर्बन फार्म लैंड होना चाहिए। अगर रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है तो एग्जेम्प्ट ही होता है। और इसमें एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है कि वो 2 साल तक यूज होना चाहिए या तो इंडिविजुअल से या उसके पेरेंट्स से, मतलब वो उसमें फार्मिंग कर रहे हो। ये जो बेनिफिट है ये सिर्फ एसएससी को, जो है इंडिविजुअल हो या एचयूएफ हो, उसी को मिलेगा। तो इतना हम लोगों ने देखा, तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अब हमारे को देखना है कि कैपिटल गेन कुछ स्पेसिफिक एसेट्स पे कैसे कैलकुलेट होगा। हमने देखा था बाकी सब में तो कि आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेनी है, जो भी ट्रांसफर के एक्सपेंसेस है वो माइनस करने हैं तो नेट कंसिडरेशन आ जाएगा। उसमें से आपको माइनस करना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, तो आपका कैपिटल गेन बन जाएगा। लेकिन कुछ केसेस में चीजें जो है वो अलग चलेगी, यानी कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेना है वो बताएंगे, या कोई एसेट हमेशा ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बनेगा वो चीज बताई जाएगी, या उसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है वो बताई जाएगी। तो वो बाकी केसेस से अलग चलेगा। तो ऐसे कुल मिला के हमारे पास कितने केसेस है, मैं आपको अगर बताऊं तो 3 केसेस है, 3 केसेस। ये कुल मिला के 3 केसेस में हमारा जो है अलग चलेगा कैपिटल गेन का कंपटीशन। तो हमारे को वो जानना है। तो कंपटीशन ऑफ कैपिटल गेन फॉर स्पेसिफिक एसेट्स। तो हम सबसे पहले देखते हैं कुछ ऐसे स्पेशल केसेस जिनके ऊपर कंप्यूटेशन जो है अलग तरीके से होगा। तो सबसे पहला जो आता है वो आता है अगर कोई डेप्रिशिएबल एसेट है। डेप्रिशिएबल एसेट का क्या मतलब है कि वो एसेट जिसके ऊपर असेसी जो है डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा डेप्रिसिएशन का देखें तो पीजीबीपी के अंदर डेप्रिसिएबल एसेट जो होते हैं उसकी ट्रीटमेंट दे रखी होती है। तो डेप्रिसिएशन कैसे काम करता है? तो पीजीबीपी में कहते हैं कि जैसे जो भी एसेट है वो सिंगल सिंगल काउंट नहीं होता, यानी कि एक एक एसेट का अलग से डेप्रिसिएशन काउंट नहीं होता। एसेट को कंबाइन किया जाता है, यानी कि जितने भी सिमिलर नेचर के एसेट्स है उनकी एक ब्लॉक बनाई जाती है, और उस ब्लॉक के ऊपर टोटल जो रेट है उस हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। यानी कि जैसे एसेट जो है उसका देखा जाता है कि सिमिलर नेचर का होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल बिल्डिंग हो गई, कार्स हो गई, सिमिलर नेचर, और उन पे सिमिलर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो उन सारे एसेट्स को एक कंबाइन करके ब्लॉक बना दिया जाता है, ब्लॉक ऑफ एसेट।
उस ब्लॉक के ऊपर डब्ल्यूडीबी जो वो डेप्रिसिएशन जो है चार्ज होता है और फिर उसकी डब्ल्यूडीबी आती जाती है। अगर किसी साल में कोई एसेट है जो सिमिलर नेचर या सिमिलर रेट जिस पे लग रहा है, मतलब दोनों, वो इस ब्लॉक के अंदर घुस जाती है और डब्ल्यूडीबी के अंदर उसकी कॉस्ट जो है वो एंटर हो जाती है। तो यानी कि ओपनिंग डब्ल्यूडीबी प्लस कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, तो डब्ल्यूडीबी आ जाती है और उसमें से डेप्रिसिएशन जो है लेस हो जाता है, तो क्लोजिंग डब्ल्यूडीबी आ जाती है। तो ये इस तरह से चलता है। तो इसके ऊपर अगर हमारा कैपिटल गेन आएगा तो वो कैसे आएगा? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैपिटल गेन कैसे आएगा। तो जो आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है, अगर वो एक्सीड कर जाती है इस डब्ल्यूडीबी से, जो ओपनिंग डब्ल्यूडीबी है प्लस जो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट एंटर्ड हुआ है उससे एक्सीड कर जाती है, तो आपका कैपिटल गेन जो है आ जाएगा। और ये कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, वो क्वेश्चन अब आता है कि शॉर्ट टर्म माना जाएगा या लॉन्ग टर्म माना जाएगा। तो इस केस के अंदर ये वाला कैपिटल गेन जो डेप्रिसिएबल एसेट के ऊपर आएगा वो हमेशा शॉर्ट टर्म होगा, हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। क्यों? क्योंकि हम डब्ल्यूडीबी ले रहे हैं, तो डब्ल्यूडीबी क्या है, हम जो आपका कॉस्ट है उसको हर साल हम माइनस कर रहे हैं उसमें से डेप्रिसिएशन, यानी कि वो हम पहले ही चार्ज कर रहे हैं। तो उसके बाद हम डब्ल्यूडीबी जो है वो ईच एंड एवरी ईयर की देख रहे हैं, इस वजह से ये शॉर्ट टर्म माना जाता है। तो ये डीम टू भी शॉर्ट टर्म माना जाएगा। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस जो भी ओपनिंग डब्ल्यूडीबी है और कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट है, तो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट भी डब्ल्यूडीबी के अंदर ही एंटर हो जाएगी। तो कंबाइंड डब्ल्यूडीबी से अगर ज्यादा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है तो उतना हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। अब इसमें एक चीज है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही आएगा। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैसे आएगा या और अदर जो प्रोविजंस है वो हम पीजीबीपी में देखेंगे, वो हम पीजीबीपी में देखेंगे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैसे आ सकता है। वैसे मैंने अपने नोट्स के अंदर दे रखा है, तो आप रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बट जब हम पीजीबीपी में आएंगे तब हम डेप्रिसिएशन पढ़ेंगे, सारी रेट्स पढ़ेंगे, ब्लॉक कैसे बनता है वो पढ़ेंगे, ब्लॉक से सेल होती है तो क्या चीजें होती है, वो सारी जो ट्रीटमेंट्स है वो हम पढ़ेंगे। तो आपको यहाँ पे सिर्फ इतना जानना जरूरी है कि अगर पूरा का पूरा ब्लॉक से एक्सीड कर जाता है फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन तो कैपिटल गेन आ जाएगा जो कि शॉर्ट टर्म होगा। तो अगर कोई भी गेन है वो ट्रांसफर ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट से आया है जो कि ब्लॉक का पार्ट है, ब्लॉक ऑफ एसेट्स का पार्ट है, तो हमेशा ये डीम टू बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। होल्डिंग पीरियड इसमें नहीं देखी जाएगी, इंडेक्सेशन जो है वो मिलेगा नहीं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो इंडेक्सेशन नहीं मिलता शॉर्ट टर्म पे। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट होगा? तो जो एफवीओसी है अगर वो ज्यादा है एग्रीगेट ऑफ डब्ल्यूडीबी ऑफ द ब्लॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एनी न्यू एसेट एक्वायर्ड इन द ब्लॉक ड्यूरिंग द ईयर। तो जो एक्सेस होगा यानी कि फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेस जो डब्ल्यूडीबी है, तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बन जाएगी। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैसे आएगा? तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो है वो हम आगे समझेंगे। मैं अगर आपको थोड़ा सा इसमें एग्जांपल बताऊं तो जैसे अगर ये ब्लॉक है, हमने बात करी ना ब्लॉक ऑफ एसेट है, तो ये ब्लॉक ऑफ एसेट अगर खत्म हो जाती है तो दो कंडीशन देखनी है, ब्लॉक ऑफ एसेट खत्म हो जाती है और जो फेयर वैल्यू कंसिडरेशन है वो लो है इस डब्ल्यूडीबी से। डब्ल्यूडीबी में हमने देखा था क्या क्या चीजें आती है, तो अगर वो लो है और ब्लॉक ऑफ एसेट खत्म हो गई है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आएगा। ये एक स्पेशल नोट है, ये मैंने इसमें दे रखा है, पीजीबीपी जब हम पढ़ेंगे तब समझ में अच्छे से आएगा। उसके बाद एक और आता है जो आते हैं मार्केट लिंक डिबेंचर्स। मार्केट लिंक डिबेंचर्स, तो इसके अंदर क्या क्या एसेट्स है पहले हम वो पढ़ते हैं। सेक्शन 50 ए किन किन एसेट्स की बात करता है?
तो सबसे पहले वो जो बात करता है वो बात करता है स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड की, जो एक्वायर कब करे हैं, 1 अप्रैल 2023 के बाद। स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड कौन से आते हैं वो हमें देखना है। फिर दूसरा मार्केट लिंक डिबेंचर्स, वो क्या होते हैं वो हमें देखना है। फिर अनलिस्टेड बॉन्ड या अनलिस्टेड डिबेंचर्स जो ट्रांसफर्ड हुए हैं ऑन और आफ्टर 23 जुलाई। तो इस केस के अंदर कैपिटल गेन क्या होगा वो बताया गया है। कंप्यूटेशन वैसे ही चलेगी जैसे चलती है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेस सीओए सीओआई, लेकिन सीओआई वैसे नहीं होता है तो सीओए ही होगा। अब इसमें हमारे को ये बताया गया कि कैपिटल गेन क्या होगा। ऊपर के केस में हमारे को ये बताया गया था कि कंप्यूटेशन भी कैसे होगी और कैपिटल गेन क्या होगा। इस केस में हमारे को बताया गया कि इन 3 एसेट्स पे, ये पहले 2 एसेट पहले से थे, ये जो अमेंडमेंट आई 23 जुलाई के बाद वाली तो उसमें ये भी इंक्लूड कर दिया। तो इसमें हमारे को बताया गया कि जो कैपिटल गेन है वो हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। यानी कि होल्डिंग पीरियड देखने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। तो क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले बॉन्ड, अनलिस्टेड डिबेंचर्स, जो भी मार्केट लिंक डिबेंचर्स है, या कोई भी स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड। अब ऐसा क्यों किया, ये बॉन्ड्स और इन सबको कवर क्यों किया, इसके पीछे क्वेश्चन आता है। तो इसके पीछे क्वेश्चन क्या है कि जैसे सपोज आप कोई भी अगर मान लो एफडी करवाओ, एफडी या कुछ भी आप करवाओ, तो उसमें केस में क्या होता है, उस केस में आपका जो कंसिडरेशन है, मतलब इंटरेस्ट जो है आपको मिलना है वो फिक्स रहता है। लेकिन इन सब का जो इंटरेस्ट है वो उसी साल में टैक्स हो जाता है जिस साल में मिला है, वो उसी साल में टैक्स हो जाता है जिस साल में मिला है, और प्लस स्लैब रेट से टैक्स होता है। तो पहले जो अनलिस्टेड बॉन्ड्स थे या अनलिस्टेड डिबेंचर्स थे वो कवर नहीं थे, तो उनके ऊपर आप या तो एलटीसीजी भी ले सकते थे या एसटीसीजी भी ले सकते थे। तो स्लैब रेट में तो ये 30% तक जा सकते हैं, बट एसटीसी एलटीसीजी 30% से हमेशा लेस होते हैं। तो लोग क्या करते थे, इन बॉन्ड्स के अंदर पैसे डाल देते थे जो अनलिस्टेड डिबेंचर्स या बॉन्ड्स है। तो इस केस में उनको बेनिफिट मिलता था, एक तो वो अपना जो गेन है वो डेफर कर सकते थे, यानी कि जब वो रिडीम होगा, जैसे डाले पैसे आ जाए तो 5 साल बाद अगर रिडीम होगा तो 5 साल तक उनका कैपिटल गेन जो है डेफर हो गया, प्लस 5 साल की वजह से उनके ऊपर एलटीसीजी लग जाएगा, तो टैक्स रेट जो है वो आएगी भी कम। तो इस चीज से हटाने के लिए इनको हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में ही डाल दिया। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है, तो उसमें एक चीज जो डेफरमेंट है वो वाला बेनिफिट तो नहीं मिलेगा कि जब बेचेंगे या जब रिडीम होगा, बट टैक्सेबल हमेशा किस पे होगा, स्लैब रेट पे होगा। तो स्लैब रेट जो है वो ऑटोमेटिकली उसमें कवर हो जाएगी। तो स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, तो स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड जो वो वाले होते हैं, वो म्यूचुअल फंड जो 35% ऑफ इट्स टोटल प्रोसीड, यानी कि जितना भी उनको पैसे मिलते हैं वो इक्विटी शेयर में डालते हैं डोमेस्टिक कंपनी के। 35% से ज्यादा नहीं डाल सकते, डालते हैं अप टू 35%। अगर वो इक्विटी शेयर ऑफ डोमेस्टिक कंपनी में डालते हैं तो वो स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स है। यानी कि बाकी 75% कहीं पे भी और डाल रहे हो, डेट्स में भी डाल सकते हैं या किसी और जगह भी डाल सकते हैं। मार्केट लिंक डिबेंचर्स क्या होती हैं, तो उनका अंडरलाइन जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है वो तो डेट सिक्योरिटी ही है, क्योंकि जैसे डिबेंचर्स है तो मतलब मार्केट लिंक डिबेंचर्स है तो अंडरलाइंग एसेट जो है वो तो डेट ही है, कोई डेट इंस्ट्रूमेंट ही है। और जो उनके रिटर्न्स है वो फ्लक्चुएट करते हैं जो इंडेक्सेस चल रहे हैं। जैसे निफ्टी के हिसाब से कोई अगर इंडेक्स है या कोई दूसरा जो इंडेक्स है, तो उस हिसाब से उसकी जो रिटर्न्स है वो फ्लक्चुएट करते हैं। जैसे जो रिटर्न्स निफ्टी या उसमें सेंसेक्स पे फ्लक्चुएट करेगा वो इसमें करेगा। तो रिटर्न्स मिल रहे हैं आपको, जो रिटर्न्स मिल रहे हैं यानी कि इनकम जो मिल रही है वो किसी मार्केट रिटर्न की मतलब जो है अंडरलाइन सिक्योरिटी या इंडेक्स के हिसाब से मिल रही है, तो वो मार्केट लिंक डिबेंचर्स हो जाए। इन केस में भी एसटीटी पेड जो है वो अलाउड नहीं है, तो कोई भी ट्रांसफर एक्सपेंस जो है उसमें एसटीटी नहीं आएगा।
तो आपको बस इतना याद रखना है कि इन तीन केसेस के अंदर कोई भी कैपिटल गेन जो आएगा वो शॉर्ट टर्म आएगा। तो शॉर्ट टर्म आएगा तो स्लैब रेट के ऊपर टैक्सेबल हो जाएगा। इस केस के अंदर आपको याद रखना है कि शॉर्ट टर्म आएगा, लेकिन कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो उम्मीद करता हूं आपको यह चीज समझ में आई होगी। अब आता है एक ये वाला सेक्शन 50B स्लम्प से। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं क्या कहता है स्लम्प सेल की। तो 242C के अंदर ये डेफिनेशन कवर्ड है। तो स्लम्प सेल की डेफिनेशन क्या है कि अगर कोई वन या उससे ज्यादा अंडरटेकिंग सेल हुआ है जिसके लिए सिंगल लमसम कंसिडरेशन मिला है, और उस मतलब जो अंडरटेकिंग है उसके जितने भी डिफरेंट एसेट्स या लाइबिलिटीज है उनकी आप सिंगल सिंगल वैल्यू असाइन नहीं कर रहे हो उनको, यानी कि आपने कोई अंडरटेकिंग ट्रांसफर करी और आपको सीधा एक बार में एक पूरा पैसा जो है मिल गया, तो उस केस के अंदर इसको स्लम्प सेल कहा जाएगा। तो स्लम्प सेल की कैलकुलेशन कैसे होगी वो हमारे को देखनी है। और स्लम्प सेल के अंदर आपका लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म आ सकता है कैपिटल गेन, लेकिन पीरियड ऑफ होल्डिंग जो है वो हमारे को देखनी है कि क्या आएगी। तो स्लम्प सेल के अंदर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म दोनों आ सकता है। तो पहले ऊपर के जो दो केसेस है उनके अंदर सब में शॉर्ट टर्म आएगा, इसमें भी शॉर्ट टर्म आएगा। स्लम्प सेल के अंदर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म भी आ सकता है, प्लस कैलकुलेशन कैसे है वो देखनी है। तो आपको ये चीज याद रखनी है, डेप्रिशिएबल एसेट के अंदर शॉर्ट टर्म आएगा, लेकिन कैलकुलेशंस बताता है 50 और ये बताता है कि शॉर्ट टर्म आएगा। 50A के अंदर कैलकुलेशन नहीं बताता, तो कैलकुलेशन जो नॉर्मल है वो चलेगी, लेकिन ये बताता है कि ये शॉर्ट टर्म रहेंगे हमेशा जो गेन्स आएंगे। स्लम्प सेल के अंदर कैलकुलेशन बताएगा और लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म है दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन पीरियड ऑफ होल्डिंग बताएगा। तो हमारे को सबसे पहले देखना है, एक एग्जांपल लेते हैं अगर इसका देखें तो जैसे टाटा का जो केमिकल वाला जो अंडरटेकिंग था, तो टाटा ने अपनी केमिकल अंडरटेकिंग का कुछ हिस्सा यारा को बेचा था, तो इसको स्लम्प सेल माना जाएगा। और भी कोई एग्जांपल हो सकते हैं, तो आप वो एग्जांपल चेक करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन वो है कि सिंगल लम्प सम कंसिडरेशन जो है वो मिल रहा है। अंडरटेकिंग जो बेच रहे हो उसकी जितनी भी एसेट्स लाइबिलिटीज आप बेच रहे हो उसके लिए आपको एक सिंगल लम्प सम में कंसिडरेशन जो है मिल रहा है। तो सबसे पहले हमारे को इसमें यह देखना है कि एफबीओसी क्या लेना है। एफबीओसी क्या लेना है, तो एफबीओसी हमें क्या यही लेना है जो सिंगल लम्प सम कंसिडरेशन मिला है, तो आंसर है नहीं, ये नहीं लेना। एफबीओसी के लिए रूल दे रखा है 11 यूए, बट फॉर्चुनेटली ये रूल जो है सीए फाइनल के अंदर कवर्ड है। तो फॉर्चुनेटली ये रूल सीए फाइनल के अंदर कवर्ड है, इस वजह से ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि एफबीओसी क्या लेना है। उसमें से आपको लेस क्या करने हैं, जो भी ट्रांसफर एक्सपेंसेस है वो लेस हो जाएंगे, तो आपका नेट कंसिडरेशन जो है वो बन जाएगा। अब हमारे को सीओए देखना है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेनी है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो लेनी है वो हमारे को लेनी है नेट वर्थ, उस अंडरटेकिंग की जो नेट वर्थ है वो, यानी कि अंडरटेकिंग के जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज है वो हमारे को देखने हैं। तो नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट होता है, तो नेटवर्थ कैलकुलेट होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, यानी कि एसेट्स में से अगर लायबिलिटीज माइनस कर दो तो नेटवर्थ आ जाएगा। लेकिन एसेट्स कौन से लेने हैं, तो एसेट्स जो है वो बुक वैल्यू पे लेने हैं, यानी कि जो आपकी उसमें बैलेंस शीट के अंदर बुक वैल्यूज दे रखी है वो बुक वैल्यू जो है वही आपकी एसेट्स की बुक वैल्यू मानी जाएगी, और लायबिलिटीज में भी सिमिलर चलेगा, बुक वैल्यू ली जाएगी। लेकिन अगर डेप्रिशिएबल एसेट्स है तो उसमें आप बुक वैल्यू नहीं ले सकते, उसमें आपको डब्ल्यूडीवी हैज पर इनकम टैक्स एक्ट लेना पड़ेगा, यानी कि इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से जो डब्ल्यूडीवी रहती वो आपकी डेप्रिशिएबल एसेट की वो बनेगी, एसेट्स की वैल्यू बनेगी, वो बनेगी, बुक वैल्यू नहीं बनेगी। बुक वैल्यू यानी कि जो बैलेंस शीट वैल्यू होती है, जो अकाउंटिंग वैल्यू होती है, तो वो आपकी बनेगी। तो यानी कि नेटवर्थ जो है वो हो जाएगा एसेट्स माइनस लायबिलिटी, जो बुक वैल्यू पे लेनी है एक्सेप्ट डेप्रिशिएबल एसेट्स की उसकी लेनी है डब्ल्यूडीवी,
इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से जो भी आती है। अब और भी चीजें हैं, और भी पॉइंट्स हैं, वो हमारे को देखनी है। तो एक बार हम देखें तो डेप्रिशिएबल एसेट जो है उसकी तो हमारी डब्ल्यूडीबी इनकम टैक्स एक्ट की आ जाएगी, बुक वैल्यू जो है वो नहीं आएगी, और बाकी सारे एसेट्स की जो है बुक वैल्यू आएगी। लाइबिलिटी के केस में क्या होगा, बुक वैल्यू आएगी। अब अगर कोई सेल्फ जनरेटेड एसेट है, यानी कि जैसे गुडविल है, तो गुडविल की वैल्यू आपको इग्नोर करनी है, यानी कि वो जो वैल्यू है वो जीरो आएगी। तो अगर आपके मान लो बैलेंस शीट के अंदर गुडविल भी दे रखा है एसेट साइड्स के अंदर, तो वो वैल्यू आपको मान लो वो जितने की भी दे रखी है, 1 लाख की सपोज दे रखी है, तो जब आप एसेट्स कैलकुलेट करोगे तो उसमें वो 1 लाख जो है इंक्लूड नहीं होगा, तो बाकी एसेट्स की वैल्यू मानी जाएगी। प्लस अगर कोई रीवैल्यूएशन कर रखा है, तो रीवैल्यूएशन भी आपके उसमें बुक्स में आता है। कोई भी आपने एसेट को रीवैल्यू कर रखा है, जैसे सपोज आपकी लैंड की एक्चुअल जो कॉस्ट थी वो 1 CR की थी, लेकिन आपने रीवैल्यू करके उसको 1.5 CR कर लिया। वो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा कि रीवैल्यू कर रखा है। तो अब अगर आप एसेट्स में जब कैलकुलेट करोगे तो बुक वैल्यू जो लोगे वो सिर्फ 1 CR ही लोगे, 50 लाख जो है वो आप इग्नोर करोगे, रीवैल्यूएशन सारा इग्नोर करना है। वो क्यों इग्नोर करना है, बिकॉज अगर आप रीवैल्यूएशन भी ले लोगे तो फिर आप अपना जो एक्चुअल जो आपका कैपिटल गेन या लॉस आ रहा है उससे आप मैनिपुलेट कर सकते हो। इस वजह से रीवैल्यूएशन नहीं लेना, एक्चुअल कॉस्ट ही लेनी है। कोई ऐसा एसेट जिसपे 100% डिडक्शन ऑलरेडी क्लेम्ड हो रखा है, तो वो जीरो आएगा। और वो जीरो क्यों आएगा, बिकॉज उसकी डब्ल्यूटीबी जीरो हो जाएगी ऑलरेडी, तो वो जीरो रहेगा। अब अगर नेटवर्थ नेगेटिव में आ जाती है तो सीओ जो है वो नील हो जाएगा। यानी कि अगर मान लो आपका नेट कंसिडरेशन मान लो 1 लाख आया, और सीओ माइनस सी एसेट माइनस लाइबिलिटीज करके आपका नेटवर्थ जो है वो 1 लाख आ रहा है नेगेटिव में, तो ये जीरो माना जाएगा। तो यानी कि आपका कैपिटल गेन जो है वो 1 लाख हो जाएगा। तो ये पॉइंट जो है ये याद रखना है कि नेटवर्थ की कैलकुलेशन में अगर नेटवर्थ जीरो आ जाता है, वो नेगेटिव आ जाता है, तो वो जीरो लेना है सीओ। एफवीओसी में देखें तो एफवीओसी में हायर ऑफ एफएमवी 1 या एफएमवी 2 लेना है। अगर आपको कभी दो एफएमवी दे दे तो जो उसमें हायर है वो आप कंसिडर कर लेना। बाकी कैलकुलेशन कैसे करनी है वो सीए फाइनल के अंदर है, तो वो हमारे को नहीं देखना। अगर कोई स्टॉक भी अंडरटेकिंग का स्टॉक इन ट्रेड, तो वो भी उसी के अंदर कैलकुलेट होगा, स्लम सेल के अंदर ही, वो पीजीबीपी में नहीं जाएगा। अब नेचर ऑफ कैपिटल एसेट, यानी कि ये जो अंडरटेकिंग स्लम सेल है ये शॉर्ट टर्म बनेगा या लॉन्ग टर्म बनेगा, वो हमारे को पीरियड ऑफ होल्डिंग से देखना है, और उसके लिए हमारे को देखना है 36 मंथ्स। तो अगर वो अंडरटेकिंग के सारे एसेट लाइबिलिटीज 30 मतलब वो अंडरटेकिंग ही 36 मंथ से ज्यादा होल्ड करके रखी है, तो वो लॉन्ग टर्म बनेगी, लेकिन उससे कम की होल्डिंग है उसमें तो वो शॉर्ट टर्म बनेगी। एसेट्स की बात नहीं हो रही है, अंडरटेकिंग की बात हो रही है, क्योंकि एसेट्स तो कभी भी एक्वायर हो सकते हैं, तो वो नहीं। तो अंडरटेकिंग कब से थी वो देखी जाएगी। जो नेटवर्थ है, नेटवर्थ का कंप्यूटेशन जो है वो आपको किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफाई करवाना पड़ेगा कि वो करेक्टली डिटरमाइन हुआ है। ये वाला, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिपोर्ट जो है वो आपको अटैच करनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। इसके साथ हमने अपना कैपिटल गेन जो है वो ऑलमोस्ट फिनिशिंग लाइन पे पहुंच चुका है। काफी चीजें हमने इसमें समझ ली है। अब जो है हमारे कुछ चीजें बची है, लेकिन उससे पहले हम मॉड्यूल देखते हैं और मॉड्यूल में समझ लेते हैं कि क्या क्या पोर्शन हमने कवर कर लिया है। अब कैपिटल गेन ज्यादा नहीं बचा, छोटा सा बचा है, लेकिन सबसे पहले एक बार मॉड्यूल पे फटाफट से हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें कवर हो रखी है, और जो क्वेश्चन है वो भी हम करने की कोशिश करते हैं। तो हमने यहाँ तक ऊपर से देखना चालू किया था पहले ही, तो हमने देखा था कि हमने क्या क्या देख लिया था।
तो अभी ये वाला पोर्शन जो है ये अभी पेंडिंग है स्टिल। सारी रेट ऑफ टैक्सेस हमने देख ली है, तो आप ये रीड कर सकते हो मेरे उससे क्वेश्चन उससे भी कर सकते हो नोट से। ये सब हमने कवर कर लिया है। ओके, इसमें हम आते हैं। एक हमारा ऊपर जो नोट था वो पेंडिंग था, वो नोट यहाँ पे भी कवर हो जाएगा। वो नोट यही कहता है कि कोई भी डेट फंड जो 1 अप्रैल 2023 के बाद एक्वायर करे हैं, तो जो 50A के अंदर जितने भी है, अब वो शॉर्ट टर्म कैपिटल, मतलब वो कैपिटल जो है क्लासिफाई, वो एज अ शॉर्ट टर्म होंगे। तो इस वजह से उनके ऊपर स्लैब रेट से जो है टैक्स वो लगेगा। तो वैसे तो वो होते 36 मंथ वाले रूल में ही कवर्ड है, लेकिन अब स्पेसिफिकली अगर चेंज कर दिया है उनको एज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस ट्रीट किया जाएगा, तो इस वजह से वो उस हिसाब से क्लासिफाई होंगे। तो ये वाला जो आप नोट है वो पढ़ सकते हो, इधर भी पढ़ सकते हो उधर भी पढ़ सकते हो। ये नोट ये कहता है। हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था, कैपिटल एसेट की डेफिनेशन देख ली थी, और यहाँ पे भी हमने टिक मार दिया था। तो ये पॉइंट जो है सारे कवर हो गए थे। ट्रांसफर क्या होता है ये हमने कवर कर लिया था। ये वाला इलस्ट्रेशन भी हमने रीड कर लिया था। तो अब ये इलस्ट्रेशन जो है एक बार अच्छे से देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद स्कोप एंड एयर ऑफ चार्जेबिलिटी में हमने जनरल प्रोविजन तो देख लिया था। तो जनरल प्रोविजन आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। फिर हमने ये वाला अब कवर कर लिया है कि इंश्योरेंस रेसिट के केस में कैसे होगा, कन्वर्जन हुआ है अगर कैपिटल एसेट का स्टॉक इन ट्रेड में तो कैसे होगा, ये भी हमने देख लिया है। इसकी इलस्ट्रेशन है, ये इलस्ट्रेशन मैंने उधर आपको एग्जांपल फॉर्म में दे दिया है कि अगर ए है जो कि जिसके पास कार है और वो बिजनेस स्टार्ट करता है और वो उस कार को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर देता है और फिर बाद में उस पे 1 लाख का प्रॉफिट लेता है, बाद में उसको सेल भी करता है, तो क्या होगा? तो ये लायबल नहीं होगा कैपिटल गेन टैक्स में। इसका आप इसको आप रीड कर लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला देखते हैं। अगर एक्स है वो कन्वर्ट करता है अपनी कैपिटल एसेट को इनटू स्टॉक इन ट्रेड, एक्वायर कब करी थी? 2006 में एक्वायर करी थी 60,000 में, और कन्वर्ट कब कर रहा है? 2024 मार्च को कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, यानी कि 26 27 में एक्वायर करी थी और 23 24 में उसको कन्वर्ट कर रहा है। फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो 5,50,000 है, और उसके बाद वो 6 लाख की उसको बेच देता है कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करने को, स्टॉक इन ट्रेड को 6 लाख की बेच देता है 24 25 में। तो हमें चार्जेबिलिटी बतानी है। तो जब कैपिटल एसेट को कन्वर्ट किया 23 24 में तो वो ट्रांसफर माना जाएगा, लेकिन प्रॉफिट या गेन जो है वो चार्ज उस ईयर में नहीं होगा, बल्कि उस ईयर में होगा जब वो स्टॉक इन ट्रेड को बेचता है। तो फेयर मार्केट वैल्यू जो ली जाएगी कन्वर्जन के लिए वो ली जाएगी ये वाली 5,50,000। फुल वैल्यू कंसिडरेशन 10 जून को करी थी, तो उस टाइम की जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो ली जाएगी, और बाद में जब वो बेचेगा तो 6 लाख की बेची और 5,50,000 का जो है वो एज अ कैपिट पीजीबीपी का जो बिजनेस इनकम है वो माना जाएगा।
of capital gain, or capital gain would compute by reducing the index cost of acquisition, और बिजनेस इनकम जो है वो 6 लाख माइनस एफएमवी जिसपे कन्वर्ट किया है। और जो ये दोनों है ये उस साल में टैक्सेबल हो जाएंगे जिस साल में जो वो स्टॉक इन ट्रेड है बिक गया। अगर कंपनसेशन हुआ है कंपल्सरी एक्विजिशन में तो वो भी हमने देखा था, तो आप ये रीड कर सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। डेथ ऑफ अगर ट्रांसफर हुआ है तो हमने ये वाला देखा था। उसके बाद 4.6 अभी हमने नहीं देखा है तो आप बाद में देखेंगे। 4.7 वाला जो पॉइंट है वो भी हमने हमने नहीं देखा, हम बाद में देखेंगे। ट्रांसफर जो है हमने पढ़ लिया था क्या होता है, समझ लिया था। इसमें भी हमने इलस्ट्रेशन जो है देख ली थी। इलस्ट्रेशन 6 जो है वो भी हमने देख ली थी और मैंने आपको कहा था कि आप ये इंपॉर्टेंट है तो इसको आप रीड एक बार कर लेना। इलस्ट्रेशन 7 भी हमारे को समझ में आ जाएगी जब आप पढ़ोगे तो। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है तो हमने अमेलगमेशन और जो डीमर्जर है वो समझ लिया है कि क्या होता है, तो आप इसको रीड कर सकते हो। 4.1 4.10 यानी कि कंप्यूट कैसे होगा कैपिटल गेन, ये हमने देख लिया था, तो आप इसको देख सकते हो। 4.11 भी अब हम देख चुके हैं, कल ही हमने देख लिया था ये पिछले पार्ट में। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी हमने पिछले पार्ट में देख लिया था। ये इलस्ट्रेशन है, आप ये कर सकते हो सॉल्व, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी हमने देख लिया था। अब अब हमने ये वाला भी देख लिया कि अगर कैपिटल गेन है इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट तो कैसे चलेगा, तो आप इसको रीड कर सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला भी हमने देख लिया था तो आप इसको भी रीड कर सकते हो। ये इलस्ट्रेशन जो है आप रीड कर लेना, आपको समझ में आ जाएगी, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। स्लम सेल है ये भी हमने देख लिया था, इसकी इलस्ट्रेशन जो है वो हम देखते हैं। ये भी हमने देख लिया था, डीम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 50C 50CA और 50D। और एडवांस मनी रिसीव्ड वाला ये वाला भी पोर्शन हमने पढ़ लिया था। तो हमारे को जो है स्लम सेल की एक बार इलस्ट्रेशन जो है वो फटाफट से देखनी है। इलस्ट्रेशन 10। इलस्ट्रेशन 10, तो आप लोग अपने पास कैलकुलेटर जो है जरूर रखिएगा। तो हम इलस्ट्रेशन 10 क्या कहते हैं वो रीड करते हैं फटाफट से। तो मिस्टर ए है जो कि प्रोप्राइटर है आकाश एंटरप्राइजेस से, जिसके 2 यूनिट्स है, ठीक है। उसमें से वो ट्रांसफर कर देते हैं 1 अप्रैल 2024 को यूनिट 1 by way of slump sale for total consideration of 25 lakhs. Fair market value of capital asset of Unit 1 on 1 April 2024 is 30 lakh. Unit 1 was started in the year 2005-6. The expenses incurred for this transfers were
28,000. His balance sheet as on 31st March 2024 is as under. ये बैलेंस शीट दे रखी है, तो ये यूनिट वन जो है ट्रांसफर कर देते हैं। ये ट्रांसफर यूनिट वन स्लम सेल में, और हमारे को ट्रांसफर के खर्चे दे रखे हैं और साथ में हमारे को ट्रांसफर का कंसिडरेशन दे रखा है। उसके बाद हमारे को बैलेंस शीट दे रखी है। तो ओन कैपिटल रिवैल्यूएशन रिजर्व फॉर लैंड ऑफ यूनिट वन, बैंक लोन 70% फॉर यूनिट वन, ट्रेड क्रेडिटर्स 25% फॉर यूनिट वन। एसेट्स दे रखी है, लैंड, मशीनरी, डेटर्स, अदर एसेट्स। यूनिट वन की दे रखी है, यूनिट टू की दे रखी है और टोटल दे रखी है। टोटल ये बन रहा है। जो रिवैल्यूएशन रिजर्व है वो रिवाइज is created by revising upward the value of the land of unit 1। तो ये यूनिट 1 की लैंड है, इसको इंक्रीज किया गया है और इस वजह से उसके ब्याज पे ये आया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नो इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ एनी एसेट इज कंसिडर्ड इन द ट्रांसफर डीड। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये होना चाहिए। ये दे भी रखा हो सकता है, नहीं भी दिया हो सकता है, तो चल जाएगा, कोई नहीं। अदर एसेट ऑफ यूनिट 1 इंक्लूड पेटेंट्स एक्वायर्ड ऑन 1 July 2022 for 50,000 on which no depreciation has been charged। अदर एसेट्स के अंदर एक पेटेंट है 50,000 का जिसपे डेप्रिसिएशन जो है अभी तक चार्ज नहीं किया है, और वैल्यू ऑफ मशीनरी रिप्रेजेंट द रिटर्न डाउन वैल्यू एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। तो ये WDV ही है। तो हमारे को कंप्यूट करना है कैपिटल गेन टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। तो ये कैसे होगा कैलकुलेट, वो हमारे को देखने। तो हम लोग इलस्ट्रेशन 10 जो है वो करते हैं सॉल्व यहाँ पे। तो हम लिखेंगे कि कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑन स्लम्प सेल इन हैंड्स ऑफ मिस्टर ए फॉर प्रीवियस ईयर 24-25 फॉर सेल ऑफ यूनिट 1। तो सबसे पहले हमारे को लेना है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हमें क्या लेनी है, या तो हमारे को लेनी है जो हमारे को मिले हैं पैसे या एसेट्स, और एसेट्स मिले हैं तो उसकी एफएमवी, या फिर जो हम दे रहे हैं उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी। तो हम चेक करें, तो ये हमारी कंसिडरेशन जो हमें मिला 25 लाख का मिले, और जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो 30 लाख है। तो विच एवर हायर लेना है तो 30 लाख हम लेंगे। तो ये आ जाएगा 30 लाख रुपीस। अब इसमें से हमें माइनस करना है ट्रांसफर एक्सपेंसेस। कोई भी ट्रांसफर एक्सपेंसेस जो है वो हमें माइनस करने हैं। तो ट्रांसफर एक्सपेंसेस क्या है, ट्रांसफर एक्सपेंसेस अगर हम चेक करें तो वो कितने बने हैं, तो वो बने हैं 28,000। तो 28,000 जो है माइनस हो जाएगा। तो इस केस के अंदर आपका नेट कंसिडरेशन आ जाएगा। तो ये कितना आएगा, 30 लाख में से 28,000 माइनस करना है, तो 29,72,000। अब हमारे को इसमें से माइनस करना है क्या, नेटवर्थ। नेटवर्थ, तो नेटवर्थ जो है उसके लिए हम बनाएंगे वर्किंग नोट। इसको आप नोट 1 भी लिख सकते हो। और फिर हमारा क्या बनेगा, हमारा बनेगा उससे कैपिटल गेन। अब वो लॉन्ग टर्म बनेगा या शॉर्ट टर्म बनेगा वो है, तो वो हम एक बार देख लेते हैं। तो स्टार्ट जो हुई है 2005-6 से हुई है, तो इसका मतलब ये 3 साल से ऊपर की है। तो इसका मतलब ये जो बनेगा ये लॉन्ग टर्म बनेगा। ये शॉर्ट टर्म भी बन सकता है। पीरियड ऑफ होल्डिंग देखना है 3 ईयर से कम है तो शॉर्ट टर्म, नहीं तो लॉन्ग टर्म। तो हमारे को वर्किंग नोट 1 बनाना है। तो वर्किंग नोट 1 कंप्यूटेशन ऑफ नेटवर्क। तो एसेट्स मैंने
माइनस लाइबिलिटीज हमने बताई थी। तो सबसे पहला जो एसेट आएगा लैंड आएगा। लैंड कितने का? 12 लाख का। बट लैंड जो है रिवैल्यूड है, तो रिवैल्यूएशन जो है वो माइनस हो जाएगा। तो रिवैल्यूएशन कितना आएगा? 3 लाख। तो लैंड जो है उसमें से रिवैल्यूएशन जो है माइनस कर देंगे, इज इक्वल टू 12 लाख का लैंड का माइनस 3 लाख कर दिया, तो ये आ जाएगा 9 लाख। फिर दूसरी क्या चीज थी? तो दूसरी चीज जो हमें देखनी है वो हमारे को लेनी है मशीनरी। तो मशीनरी के केस में इन्होंने क्या बोला था कि वो पहले से रिटर्न डाउन वैल्यू पे है, तो सीधा हम मशीनरी ले लेंगे। मशीन मशीन कितने पे लेनी है? 3 लाख रुपीज पे मशीन लेनी है। ये 3 लाख रुपीज के ऊपर मशीन हमारी आ जाएगी। उसके बाद हमारे को क्या देखना है? डेटर्स। डेटर्स पे कोई नोट नहीं है, तो डेटर्स सीधा डायरेक्ट बुक वैल्यू पे आएंगे। 1 लाख रुपीज। 1 लाख। उसके बाद हमारे को देखना है अदर एसेट। अदर एसेट के ऊपर नोट था। अदर एसेट के ऊपर क्या नोट था कि पेटेंट है जो कि 2022 में एक्वायर करे हैं 50,000 के। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले तो अदर एसेट पेटेंट्स को छोड़ के वाला आएगा। अदर एसेट्स अदर देन पेटेंट, ये तो बुक वैल्यू पे आएंगे। तो ये कितने हैं? 1,50,000 में से 50,000 माइनस करना है। तो 1,50,000 में से 50,000 के पेटेंट्स थे, तो यानी कि ये तो 1 लाख का आ गया। उसके बाद जो पेटेंट्स है उसका हमारे को WDV के हिसाब से लेना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले कॉस्ट लेंगे। जब हमने एक्वायर किया था उसकी कॉस्ट कितनी थी? 50,000। और हम डेप्रिसिएशन जो है माइनस करेंगे 22, 23 का। ये हम किस रेट पे करेंगे? 25%, क्योंकि 25% की रेट लगती है। जब हम PGB पे पढ़ेंगे तब हम वहां पे टैक्स रेट देख लेंगे। तो ये जो आएगा ये आ जाएगा 37,500। और इसमें से ये हमारा ओपनिंग WDV बन गया 23, 24 का। इसमें से अगेन डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा 23, 24 का। तो ये कितना होगा? ये होगा 9,375। तो फिर हमारा WDV 24, 25 का आ जाएगा। तो 37,500 माइनस 9,375 आ जाएगा 28,125। तो ये हमारा 28,125 आ गया। तो हमारी टोटल एसेट्स कितने बन गए? 9 लाख प्लस 3 लाख प्लस 1 लाख प्लस 1 लाख प्लस 28,125। ये बन गए 9 लाख प्लस 3 लाख प्लस 1 लाख प्लस 1 लाख प्लस 28,125। ये बन गए 14,28,125 रुपीज के। अब इसमें से हमें माइनस करना है जितनी भी लाइबिलिटीज है। तो हमारी क्या क्या लाइबिलिटीज है वो हम देख लेते हैं फटाफट से। तो हमारी सबसे पहली लाइबिलिटी है 2 लाख रुपीज के अंदर 70% की बैंक लोन और ट्रेड क्रेडिटर्स। तो बैंक लोन है, ये हमारे 2 लाख के ऊपर 70%, यानी कि 1,40,000 के बैंक लोन की लाइबिलिटी है। और दूसरा क्रेडिटर्स।
ये कितना है, ये 1,50,000 पे 25%, 1,50,000 पे 25%, यानी कि 37,500। तो ये हमने ऐड किया, तो यानी कि ये हमारा पूरा का पूरा लाइबिलिटी की वैल्यू है। तो 1428 125 लेस 177,500, यानी कि ये आ गया 12,50,625 रुपीज की वैल्यू। ये माइनस हो जाएगा 12,50,625 इधर से, तो हमारा 29,72,000 का 17,21,375 जो है हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। आप ये लिख सकते हो नोट यहाँ पे एक और, सिंस पीरियड ऑफ होल्डिंग इज मोर देन 36 months, capital gain will be considered as long term। तो हमारा यहां तक कवर हो गया। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर हम इसका आंसर देखें तो 17,21,000 आया है, और हमारे केस में भी 17,21,000 आया है, तो ये कवर हो गया, तो इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। डीम्ड फुल वैल्यू कंसिडरेशन वाला भी हमने टॉपिक जो है कवर कर लिया था, तो आप ये पढ़ सकते हो। एडवांस मनी रिसीव्ड वाला भी हमने देख लिया था, तो आप ये भी देख सकते हो। हमारी ये वाला जो है, इसमें हमने एग्जेम्पशन अंडर 1037 जो है ये देख लिया था। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जो है हमारा सिर्फ इतना सा पोर्शन जो है वो बच रहा है। अगर हम ये सब भी कवर कर लेंगे उसके बाद, तो हमारा कैपिटल गेन जो है वो कवर हो जाएगा। फिर हमने ये टैक्स रेट्स जो है ये वाला पोर्शन भी कवर कर लिया था, 111A वाला। टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में भी हमने कवर कर लिया था पोर्शन, और 112A वाला भी है, ये भी कर लिया था। तो 112 है वो भी कवर हो गया, 112A भी कवर हो गया, 111A भी हमारा कवर हो गया। उसके अलावा तो इसमें अब कुछ नहीं बच रहा है। तो हमारा सिर्फ जो अब टॉपिक बच रहा है वो एक ही टॉपिक बच रहा है, और वो है एक्सेम्पशंस वाला। एग्जेम्पशंस ऑफ कैपिटल गेन्स। तो मैं एक काम करता हूं, इसके लिए अलग से एक नया पार्ट जो है वो बना दूंगा। तो मैं पार्ट 3 में जितनी भी एग्जेम्पशंस है वो सारी कवर कर लूंगा, अलॉन्ग विद ऑल द क्वेश्चंस जो भी पेंडिंग क्वेश्चंस है। तो बाकी हमारा सारा जो कैपिटल गेन है वो कवर हो गया। ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इससे क्वेश्चन आता है, मतलब क्वेश्चन के अंदर ये भी चीजें पूछी जाती है। तो हम ये थर्ड पार्ट में कवर कर लेंगे, जो कि फाइनल पार्ट रहेगा हमारा कैपिटल गेन का। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज। आप इस वीडियो को लाइक करिए, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। ये जो भी नोट्स है ये सारे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के लिंक पे डाल रखे हैं, तो आप वहां से ये नोट्स ले सकते हैं। अब मेरी पार्ट 1 की वीडियो देखोगे तो आपको वहां पे वो दिख जाएगा। सो थैंक यू।